यंग जहो फ्राइड राइस की एक प्लेट खाने के बाद मेघ बैठ गया और थोड़ी देर के लिए उसका स्वाद लिया। इन कीमती सामग्रियों से बने फ्राइड राइस न केवल स्वाद में अच्छे होते हैं, सबसे सीधा असर थकान दूर करने पर हुआ। सुबह यंग जहो फ्राइड राइस की 2 प्लेट बनाने की थकान एक प्लेट यंग जहो फ्राइड राइस खाने के बाद बिल्कुल गायब हो गई थी। अब उसका पूरा शरीर गर्म था और वह रेड बुल पीने के बाद से भी अधिक ऊर्जावान था। यह मुख्य रूप से चावल की वजह से होना चाहिए। अगर मैं उस चावल को दिन में 3 बार खाता हूँ, तो मेरी शारीरिक फिटनेस में लगातार सुधार होना चाहिए। मेघ ने मन ही मन सोचा। इन सामग्रियों में सबसे उचित वह चावल था जिसे स्प्रिंग ऑफ लाइफ द्वारा सिंचित किया गया था। एमी, क्या आपको रेनबो फ्राइड राइस खाने के बाद कुछ महसूस हो रहा है? मेघ ने एमी को देखा और पूछा। उसके शरीर में आधा योगिनी रक्त था, इसलिए वसंत के जीवन से सिंचित चावल खाने के बाद कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए, है ना? ये बहुत स्वादिष्ट है। एमी ने छोटी कटोरी मेज पर रख दी, अपनी गुलाबी छोटी जीभ बाहर निकाली और अपने मुंह के कोने पर चावल का एक दाना चाट लिया। उसने मेघ को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। मेघ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस उत्तर में कुछ भी गलत नहीं था। उसने विषय बदल दिया और पूछा, फिर स्वादिष्ट और सुंदर होने के अलावा क्या आपको अपने शरीर में कोई परेशानी महसूस होती है? मेरा शरीर, एमी ने कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर सिर हिलाया। आपको असुविधा कहाँ महसूस होती है? मेघ अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और एमी को देखने के लिए थोड़ा आगे झुक गया। वह अचानक थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। यह ऐसा है जैसे मेरे शरीर में आग जल रही है। मैंने इसे पहले भी महसूस किया है, लेकिन यह उतना गर्म नहीं था जितना अब है। ये थोड़ा असहज है। पिताजी, एमी को क्या हो गया है? एमी ने मेघ को देखा। उसका छोटा चेहरा पहले से ही थोड़ा लाल था। उसने मेघ को थोड़ी हैरानी से देखा, लेकिन वह अभी भी काफी शांत दिख रही थी। दूसरी ओर मेघ थोड़ा घबराया हुआ था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि चूंकि एमी अर्ध योगिनी थी, वसंत के जीवन से सिंचित चावल खाने से उसे बहुत लाभ होना चाहिए। लेकिन अब लग रहा था कि ऐसा नहीं है। इसके बजाय ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कुछ खराब हो गया था। एमी के खिले हुए चेहरे को देखकर मेघ को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ये किसी बच्चे का बुखार या जुकाम नहीं था, और उसके पूर्ववर्ती की स्मृति में ऐसी स्थिति से निपटने का कोई उपाय नहीं था। ये देखकर कि एमी का चेहरा लाल और लाल होता जा रहा था, उसने अचानक कुछ सोचा। वो एमी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और बोला, एमी, मेरे साथ आओ, ग्रे टेम्पल चलते हैं। पिताजी, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हालांकि एमी ने अपना हाथ हटा लिया और अपना सिर हिला दिया। उसने अपने दाहिने हाथ को अपनी हथेली के साथ ऊपर की ओर उठाया जैसे कि वह कुछ पकड़ रही हो। एमी, तुम क्या कर रहे हो? मेघ ने एमी को असमंजस में देखा। अचानक उसकी हथेली से नीली बैंगनी लौ की एक गेंद उठी। ये हवा में आधा मीटर ऊपर उठा और भयानक तापमान ने हवा को थोड़ा विकृत कर दिया। मेघ लगभग अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गया, और यहाँ तक कि उसके द्वारा बेंच को जमीन पर गिरा दिया गया। उसने नीली बैंगनी लौ को घूर कर देखा जो एमी की हथेली में धीरे धीरे छलांग लगा रही थी। लौ धीरे धीरे कम हो गई और अंत में एक छोटे नीले बैंगनी आग के गोले में बदल गई। एमी, क्या तुम ठीक हो? मेघ ने जल्दी से एमी की तरफ देखा और पूछा। आग का गोला एमी के छोटे से हाथ से भी छोटा लग रहा था, लेकिन उसका तापमान थोड़ा भयानक था। वह इससे एक खतरनाक आभा महसूस कर सकता था। वह एमी के बारे में चिंतित था, लेकिन वह उसके करीब नहीं जा सका। वह और भी अधिक चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सका। पिताजी, मैं ठीक हूँ। इस आग के गोले को देखो। ये कितना प्यारा है। क्या ये जादू है? एमी ने सिर हिलाया। उसके चेहरे की लाली बहुत कम हो गई थी, और उसने अपने हाथ में आग के गोले को उत्साह से देखा। मेघ ने राहत की सांस ली। उसने देखा कि एमी का रंग धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। ऐसा लगता था कि इस आग के गोले के रूप ने उसके शरीर में गर्मी और बेचैनी को संतुलित कर दिया था। हालांकि उसने नीली बैंगनी आग के गोले को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह जादू है। क्या एक सामान्य आग के गोले की लपटें तेज लाल नहीं होनी चाहिए? एमी ने मेघ को देखा, जो अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ रहा था, और उसके चेहरे पर घबराहट का एक संकेत दिखाई दिया। उसका हाथ कांपने लगा और उसके हाथ में आग का गोला बुझ गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना सिर नीचे कर लिया जैसे उसने कुछ गलत किया हो। पिताजी, नाराज मत होइए। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं भविष्य में जादू सीखने का जिक्र नहीं करूंगा।
इतना कहने के बाद उसने मेग पर एक नजर डाली और उसके छोटे से चेहरे पर एक व्यथित अभिव्यक्ति दिखाई दी। मेग ने एमी को देखा, जिसने अचानक अपनी गलती मान ली और एक पल के लिए झिझकी। जल्द ही उन्हें अपने पूर्ववर्ती की स्मृति में इसका उत्तर मिल गया। अपनी पहचान छिपाने और एमी की रक्षा करने के लिए उनके पूर्ववर्ती कैद सिटी में आने के बाद एक लो प्रोफाइल रखते थे। एमी को एक ऐसी टोपी पहननी थी जो बाहर जाने पर उसके कानों को ढक सके। ये दूसरों को ये पता लगाने से रोकने के लिए था कि वह एक अर्धयोगिनी थी। उसने बचपन से ही जादू में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन जादू सीखने की तो बात ही छोड़ी, जादू से जुड़ी किसी भी चीज को छूने की सख्त मनाही थी। मेग ने एमी को देखा, जिसने अपना सिर नीचे कर लिया था और मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसके लिए खेद महसूस किया। उनके पूर्ववर्ती एक लो प्रोफाइल रखना चाहते थे और एमी को एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहने देना चाहते थे। वह अपने पूर्ववर्ती के उसकी रक्षा करने की कोशिश के व्यवहार को समझ सकता था। हालांकि समझ का मतलब यह नहीं था कि वह सहमत हो गया। मेग एमी के स्वभाव को दबा नहीं पाएगा। उनकी राय में लो प्रोफाइल रखना सही था, लेकिन औसत दर्जे से संतुष्ट होना खुद को आराम देने के लिए सिर्फ एक झूठ था। उन्होंने अपने पिछले जीवन में एक बार एक वाक्य पढ़ा था, औसत दर्जे का होना डरावना नहीं है। औसत दर्जे का जीवन जीना कितना डरावना है और खुद से झूठ बोलना कि औसत दर्जे का सच है। मेग एलेक्स के जीवन को औसत दर्जे का नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वह चाहते थे कि एमी औसत दर्जे का जीवन जिए। ये कुछ ऐसा था जिसे मेग स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके पास सबसे मजबूत मानव शूरवीर और कल्पित बौने की राजकुमारी की वंशावली थी। शायद वह एक प्रतिभाशाली थी। आखिरकार एमी ने आग के गोले का जादू खुद ही सीखा था। अपने पूर्ववर्ती की स्मृति के आधार पर वह इस तरह के आग के गोले से टकराने की हिम्मत नहीं करता था, भले ही वह अपनी युवावस्था में ही क्यों न हो। एमी को देखकर, जिसने अपना सिर नीचे कर लिया था और अपनी तर्जनी को टैप कर रही थी, मेग का दिल नर्म हो गया। कितनी प्यारी बेटी है। बेशक वह जो चाहे कर सकती थी। उसे कड़ी मेहनत करने की जिम्मेदारी उठाने वाला होना चाहिए। एमी, अपना सिर उठाओ और मुझे देखो, मेग ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी, मैं सीखना नहीं चाहता। मेग को देखने के लिए अपना सिर उठाने से पहले एमी एक पल के लिए झिझकी। हालांकि उसके पिता आज बहुत ही मिलनसार थे, फिर भी उसे याद था कि जब उसने कहा था कि वह जादू सीखना चाहती है तो उसे कितना गुस्सा आया था। वह अपने पिता को नाराज और दुखी नहीं करना चाहती थी। नहीं, एमी, अब से मैं तुम्हें जादू सीखने से नहीं रोकूंगा। जब रेस्तरां खुल जाएगा और हम पर्याप्त पैसा कमा लेंगे, तो मैं तुम्हें जादू सीखने के लिए ग्रेट टेम्पल भेजूंगा। मैग ने मुस्कुराते हुए उसे रोका। उसने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, एमी, अब से मैं तुम्हें जादू सीखने से नहीं रोकूंगा। वास्तव में एमी एक पल के लिए अवाक रह गई। उसने मेग को आश्चर्य और अविश्वास से देखा। बेशक ये सच है। मेग सिर हिलाया, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि रेस्तरां केवल आज ही खुलता है। पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। एमी आपसे प्यार करती है। इससे पहले कि मेग अपनी बात पूरी करता, एमी पहले ही कुर्सी से नीचे खिसक गई और उसकी बाहों में कूद गई। उसने उसके चेहरे को गले लगाया और उसे चूमा। फिर उसने मेग की ओर देखा और गंभीर चेहरे से कहा, मेग निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली जादुई ढलाईकार बन जाएगा। पिता की रक्षा करना मेरी इच्छा है। एमी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और मेग की गोद से नीचे उतरने के लिए तैयार हो गई। हालांकि वह जल्दी से रुक गई और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। पिताजी, आप एमी को गले लगा रहे हैं। अब आप एमी को गले लगा सकते हैं। बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उनका नन्हा सा चेहरा उत्साह से भर गया। इसके अलावा जब वह बिस्तर पर अपने पिता की बाहों में दुबक सकती थी, एमी ने कभी भी अपने पिता को उसे गले लगाते नहीं देखा था। वह जानती थी कि यह उसके स्वास्थ्य के कारण है, लेकिन वह हमेशा उसकी बाहों में लिपटना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेग मुस्कुराया और एमी की नाजुक नाक को खरोंच दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं आखिरकार एमी को गले लगा सकता हूँ। भविष्य में मैं तुम्हें ऊंचा भी उठा सकता हूँ और राजकुमारी तुम्हें उठा सकती है। जब तक एमी ऐसा कुछ करना चाहती है, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जब उसने एमी को अपनी बाहों में पकड़ा, तो वह उत्तेजित कैसे नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। उसे यह मिशन पूरा करना था। वह अपनी पहले वाली स्थिति में नहीं लौटना चाहता था जहां वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। एमी ने मेग की छाती के खिलाफ अपना चेहरा दबाया और बिल्ली के बच्चे की तरह उसके खिलाफ रगड़ दिया। उसने खुशी से कहा, ये बहुत अच्छा है।
पिताजी बहुत महान हैं। थोड़ी देर के लिए छोटे को सांत्वना देने के बाद मेग ने पुष्टि की कि नीली बैंगनी लपटों की उस गेंद को छोड़ने के बाद एमी के शरीर को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। तभी उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके अलावा एमी ने मेग को ये भी दिखाया कि वह किसी भी समय उस नीले बैंगनी आग के गोले को छोड़ सकती है। उसे किसी मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल अपने दिमाग में ये सोचने की जरूरत थी और यह बिल्कुल तात्कालिक था। उनके पूर्ववर्ती जादू के कलाकारों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और उनकी स्मृति में उस रहस्यमय योगिनी राजकुमारी के बारे में सभी चीजें बहुत स्पष्ट थीं। मैग उसका चेहरा भी नहीं ढूंढ सका, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि वह एक शक्तिशाली जादुई धलाईकार लग रही थी। ऐसा लगता है कि उसकी जादुई प्रतिभा उसकी माँ से विरासत में मिली है। तत्काल आग का गोला जादू बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वह अभी तक इसे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती है। उनके पूर्ववर्ती की चिंताएं गलत नहीं थीं। अगर एमी की पहचान के बारे में कल्पित बौने को पता चला, तो कौन जानता था कि क्या होगा। चाहे वह उसे चोट पहुंचा रहा हो या उसे अपने से दूर ले जा रहा हो, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। मुझे अभी भी ग्रे मंदिर पर विचार करना है। शायद मुझे एक अधिक विश्वसनीय दाना खोजना चाहिए। मुझे पहले उसके बारे में और जानना होगा। मेग ने फैसला किया कि वह एमी को जादू सीखने देने के मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकता। उसे और अधिक विचारशील होना था। मेग ने मेज पर काले चमड़े से ढका मेनू खोल दिया। चमड़ा चिकना और स्पर्श करने के लिए आरामदायक था। जब उसने मेनू खोला, तो उसने मेनू के शीर्ष बाईं ओर काले रंग में लिखे शब्दों को देखा, यंगजोह फ्राइड राइस प्रति सेवारत 600 तांबे के सिक्के। ये सरल और स्पष्ट था, फिर भी स्टाइलिश था। इस प्रणाली का स्वाद खराब नहीं है। मेग ने मेनू को संतोषपूर्वक बंद कर दिया। पिताजी, क्या आज हमारे परिवार का रेस्तरां वास्तव में व्यापार के लिए खुला है? एमी ने मैग से पूछा कि वह किनारे पर खड़ी है। हाँ, ये व्यवसाय के लिए खुला है। मुझे आशा है कि हम आज अधिक रेनबो फ्राइड राइस बेच सकते हैं। मेग मुस्कुराए और एमी के बालों को सहलाया। उसने एमी का नन्हा हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। मैग डोरनॉब को हथियाने के लिए बाहर पहुंचा। उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर लटकी 2 घंटियां 2 बार बजी और दरवाजा धक्का देकर खुल गया। शुरुआती शरद ऋतु की गर्म धूप दरवाजे पर खड़ी 2 आकृतियों, एक बड़ी और एक छोटी पर बिखरी हुई थी। उनके पीछे भोजन कक्ष में 2 लंबी परछाइयां फैली हुई थी। पुनर्जन्म बहुत अच्छा लगता है। दरवाजे पर खड़े होकर मेग ने दरवाजे के ऊपर लटके 3 बड़े काले शब्दों को देखा, एमी का। उसने एमी का छोटा सा हाथ पकड़ा और अपने आप में फुसफुसाया, पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एमी ने असमंजस में मेग की तरफ देखा। मैं कह रहा हूँ, मेग, तुम्हें पाकर बहुत अच्छा लगा। मेग ने उस नन्हे बच्चे की ओर देखा, जो उसकी कमर तक भी नहीं पहुंचा था और अत्यधिक मुस्कुराया। मुझे लगता है कि पिताजी भी बहुत अच्छे हैं। एमी खुशी से मेग के चारों ओर 2 चक्कर लगाती है। फिर, उसने तुरही की तरह अपने हाथों को अपने मुंह के सामने रखा और चौक की ओर चिल्लाए, एमी के परिवार का रेस्तरां व्यवसाय के लिए खुला है। सब लोग आओ और खाओ। उनके पास सुपर स्वादिष्ट रेनबो फ्राइड राइस हैं। मेग ने बेबसी से मुस्कुराते हुए छोटे को देखा। वह भी बहुत खुश हुआ। उसने ऊपर देखा। यह अभी भी सुबह का समय था और अदन स्क्वायर में अभी भी बहुत से लोग नहीं थे। दूर घास पर सींगों के साथ 2 मोटे ओर्क्स नंगे ऊपरी शरीर के साथ कुश्ती कर रहे थे। कुछ दूर 2 आदमी व्यापारियों के वेश में एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। उसकी पीठ पर एक लंबे धनुष के साथ एक लंबा योगिनी जल्दी में चला गया। उसके बाद 2 ट्रोल उनके चेहरे पर जिज्ञासा के साथ। मेग ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। हालांकि उसने अपने पूर्ववर्ती की याद में देखा था कि सभी नस्लें कैसी दिखती थीं, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से देखना बिल्कुल अलग था। शक्तिशाली ऑर्क्स, चालाक भूत, लंबे समय तक जीवित रहने वाले कल्पित बौने। सब कुछ अचानक इतना वास्तविक हो गया और उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे वह इस दुनिया में आया हो। ऐसा लग रहा था कि यहाँ एमी के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना उसके लिए जितना आसान था, उतना आसान नहीं था। मेग ने एक भान उठाए और अपने रेस्तरां में वापस देखा। चूंकि कैस सिटी में रेस्तरां खोला गया था, इसके ग्राहक स्वाभाविक रूप से सिर्फ इंसान नहीं थे। आखिरकार, कल्पित बौने, विशाल ड्रैगन और राक्षस सभी अपने धन के लिए प्रसिद्ध थे। एडन स्क्वायर कैस सिटी के केंद्र में स्थित था। शहर के बिल्डरों ने अदन स्क्वायर के चारों ओर की इमारतों को एक वर्धमान आकार देने की योजना बनाई थी, जिसमें वर्ग का दक्षिणी भाग खाली था। 1000 से अधिक विभिन्न प्रकार की दुकानें, रेस्तरां, लोहार, रेड लाइट जिले, अखाड़े, जादू की दुकानें थीं। जब तक ये नॉरलैंड महाद्वीप पर एक दुकान थी,
यह ईडन स्क्वायर में पाई जा सकती थी। वहां सभी नस्लों की दुकानें थीं, और कोई भी रैंडम रेस्तरां एक लौदानव द्वारा खोली गई एक पैनकेक की दुकान हो सकती है, जो सीधे किसी के हाथ में बेक की जा सकती है। शांति संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद कैस सिटी की स्थापना की गई थी, और सभी नस्लें एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहती थीं। उसके बाद पूरा महाद्वीप एक पैनकेक की तरह था, जिसे क्षैतिज और लंबवत रूप से काटा गया था, और चौराहे बिंदु को सभी जातियों के क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। कैस सिटी को सभी जातियों के चौराहे पर बनाया गया था, और इसे महाद्वीप का केंद्र कहना अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि यह सभी जातियों के प्रदेशों के साथ प्रतिच्छेदित था। वहां 8 नगर द्वार थे, और सभी जातियों के लोग प्रवेश कर सकते थे। शहर में ऑर्क्स, मनुष्य, कल्पित बौने, भूत, ट्रोल, राक्षस, बौने और विशाल ड्रैगन समय समय पर दिखाई देंगे। यह अराजक स्थिति भी कैस सिटी के नाम की उत्पत्ति थी। हालांकि प्रारंभिक अराजकता के बाद ग्रे मंदिर नामक एक रहस्यमय संगठन कैस सिटी में दिखाई दिया, और कैस सिटी के आदेश का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। उसी समय कैस सिटी धीरे धीरे अपने वर्तमान पैमाने और संरचना में विकसित हुआ। अंधेरे में चलने वाले धूसर वस्त्र पहने हुए लोग इस शहर के कानून लागू करने वाले थे। मेक का रेस्तरां अदन स्क्वायर में वर्धमान चांद की पूंछ पर आखिरी दुकान थी। चौक का प्रवेश द्वार दूसरी ओर था, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग आते थे। रेस्टोरेंट के बगल में एक हथियार की दुकान थी। मेक की स्मृति के अनुसार इसे एक बौने ने खोला था। रेस्तरां के सामने कुछ दुकानें थीं जो बंद थीं, और दरवाजों पर किराए के बोर्ड लगे थे। कुछ और दूर एक दुकान थी जो जादू की औषधि बेचती थी। दुकान के सामने 2 पिंजरे लटके हुए थे, जिनमें 2 तोते सो रहे थे। कुछ देर तक प्रवेश द्वार से देखने के बाद उसने देखा कि आसपास की दुकानों से बिल्कुल अलग अंदाज में सजाए गए रेस्तरां को देखने वाले कुछ ही राहगीर थे। हालांकि फिलहाल कोई भी इसे आजमाना नहीं चाहता था। वापस रेस्तरां में मैग ने मेज साफ की और बर्तन धोने के लिए रसोई में चला गया। दूसरी ओर एमी काउंटर के पीछे ऊंची कुर्सी पर बैठी थी, अपने हाथ में नीली बैंगनी लौ के साथ उत्साह से खेल रही थी, और उसने कई मंत्रों का जाप किया। किचन साफ करने के बाद मेग बाहर आया। ये देखकर कि अब भी कोई ग्राहक नहीं आया, वह एमी के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और आग से उसका खेल देखता रहा। पिताजी, अगर मैं इस आग के गोले को बाहर फेंक दूं, तो क्या ये जादूगर के जादू जैसा ही होगा? एमी ने अचानक मेग की ओर देखा और हाथ उठाकर और फेंकने का इशारा करते हुए पूछा। नहीं, नहीं, नहीं। मेग ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। यदि इस आग के गोले को बाहर फेंक दिया जाता, भले ही रेस्तरां को जला नहीं दिया जाता, तो कुछ टेबल और कुर्सियां निश्चित रूप से नष्ट हो जाती। सिस्टम की कंजूस प्रकृति के अनुसार शेष 2700 तांबे के सिक्के उसके लिए कटौती करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। चिंता मत करो पिताजी, मैं वास्तव में इसे बाहर नहीं फेंकूंगा। मेग की घबराई हुई अभिव्यक्ति को देखकर एमी मुस्कुराए और उसके हाथ में नीले बैंगनी आग के गोले को फैलाने के लिए अपना हाथ लहराया। यदि आप इसे बाहर फेंक सकते हैं और इसे सटीक रूप से मार सकते हैं, तो इसे फायरबॉल तकनीक कहा जाना चाहिए। मेग ने राहत की सांस ली। एमी के सवाल के बारे में सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, फिर मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। एमी ने अपना सिर हिलाया, कुछ आत्मविश्वास में कमी आई। ये ठीक है, इससे पहले कि आप मेरे शिष्य बन जाएं, मैं हर सुबह आपके साथ अभ्यास करूंगा। कोई भी इसके साथ पैदा नहीं होता है। हमारी एमी आग का गोला बनाने में पहले से ही बहुत अच्छी है। मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं, मेग ने मुस्कुराते हुए कहा और एमी को उत्साहजनक रूप से देखा। हाँ, हाँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एमी ने जोर से सिर हिलाया। वह दरवाजे की तरफ देखने के लिए मुड़ी और थोड़ा झिझकते हुए बोली, लेकिन पापा, कोई खाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? आपके रेनबो फ्राइड राइस बहुत स्वादिष्ट हैं। क्योंकि उन्होंने इसे पहले नहीं खाया है, वे नहीं जानते कि यह कितना स्वादिष्ट है। भविष्य में निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसे खाने के लिए कतार में खड़े होंगे। मेग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके दिल में थोड़ी लाचारी महसूस हो रही थी। हालांकि 600 तांबे के सिक्के वास्तव में औसत व्यक्ति के लिए एक अत्यधिक कीमत थी, लेकिन कैस सिटी में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं थी। दौड़ के बावजूद हमेशा अमीर लोगों का एक समूह होगा जो रोमांच और उत्साह से प्यार करता था। वे अक्सर कैस सिटी में कुछ चक्कर लगाने आते थे, और उनमें से कुछ लंबे समय तक वहां रहते भी थे। आखिरकार, जब तक किसी के पास पैसा था, एक बौना एक सुंदर मानव महिला की सेवा का आनंद ले सकता था, एक ट्रोल को एक शैतान नर्तकी मिल सकती थी, और यहाँ तक कि एक गोबलिन भी पीने में उसका साथ देने के लिए एक हाफ एल्फ ढूंढ सकता था। यहाँ कोई भी पैसे से कुछ भी करो। अगर बहुत सारे मेहमान हैं,
तो मैं पिताजी की मदद कर सकता हूँ। एमी ने मेग की ओर चमकती आंखों से देखा। फिर मेग क्या कर सकता है? मेग ने मुस्कुराते हुए पूछा। एमी पैसे इकट्ठा करने में पिता की मदद कर सकती है। मैंने कुछ दिन पहले शिक्षक लूना से अंकगणित सीखा, और शिक्षक लूना ने कहा कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से सीखा। एमी ने कहा, जैसे वह क्रेडिट मांग रही हो। शिक्षक लूना। मेग ने याद करने की कोशिश की, और जल्द ही याद आया कि वह ग्रे टेम्पल के तहत के स्कूल में एक शिक्षिका थी। उनके प्रभाव में वह एक युवा लड़की थी जिसे गहरे हरे रंग के कपड़े पहनना पसंद था। वह आमतौर पर थोड़ी ठंडी थी, लेकिन जब वह बच्चों के साथ थी तो वह बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह थी। वह बहुत ही मिलनसार और बच्चों की प्रिय बन गई। एमी के पास ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह स्कूल में प्रवेश के योग्य नहीं थी। हालांकि वह अक्सर के स्कूल जाती थी और कक्षाओं को देखने के लिए दीवार के खिलाफ झुक जाती थी। शिक्षिका लूना उसे बहुत पसंद करती थी और अक्सर उसे एक साथ कक्षाओं में सुनने के लिए बुलाती थी। कभी कभी अकेले में कुछ गणित सिखाती और उसके लिए स्वादिष्ट खाना ले आती। इसलिए उनके पूर्ववर्ती पर उनकी अच्छी छाप थी। हाँ, और अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो एमी उन पर चिल्लाएगी और उन्हें आग के गोले से डरा देगी। एमी ने सिर हिलाते हुए कहा। उन पर चिल्लाओगे? क्या मेग उन पर चिल्लाएंगे? मेग थोड़ा संदिग्ध था। बेशक, मैंने दादाजी बौने को पहले लोगों पर चिल्लाते देखा है। एमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां उठाईं और उन्हें अपने चेहरे के सामने रख लिया। उसने मेग को चौड़ी आंखों से देखा और कहा, पैसे चुकाओ या मैं उन सभी को मार डालूंगी। पिताजी, क्या मैं इस तरह सुपर भयंकर दिखता हूँ? एमी ने उम्मीद से मेग की ओर देखते हुए पूछा। तुम बहुत सुंदर हो। मेग ने महसूस किया कि उसका दिल पिघल गया, लेकिन एमी की अपेक्षित अभिव्यक्ति को देखते हुए उसे अपनी हंसी रोकनी पड़ी और सिर हिलाया। हाँ, अति भयंकर। एमी ने अपने हाथ नीचे कर लिए और खुशी से बोली, फिर पैसे इकट्ठा करने का काम एमी को सौंप दिया जाएगा। मैं काम पूरा करने का वादा करती हूँ। ठीक है, फिर मुझे भविष्य में हमारी एमी को परेशान करना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे पास समय होगा तो पिताजी तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे और उग्र दिखना है। मेग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने एमी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उसकी वर्तमान उपस्थिति बहुत प्यारी थी। जब उसके पास समय था तो उसे अच्छी तरह से पढ़ाना था, अन्यथा वह स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। फिर एमी की तंगी के तहत मेग ने उसे छोटी मैच गर्ल की कहानी सुनाई। हालांकि यह एक ऐसा संस्करण था जिसे मनमाने ढंग से संपादित और जोड़ा गया था, फिर भी छोटी लड़की ने बड़े चाव से सुना। पिताजी, क्या वह भुना हंस वास्तव में स्वादिष्ट है? कहानी का अंत सुनते ही एमी ने उम्मीद से मेग से पूछा। यह शायद काफी स्वादिष्ट है। मेग ने सिर हिलाया, लेकिन अचानक लगा कि कुछ ठीक नहीं है। क्या कहानी का मुख्य बिंदु वास्तव में खिड़की में भुना हुआ हंस था? कहानी खत्म होने के बाद दोनों बोरियत में काउंटर पर झुक गए। उनकी ठुड्डी उनके हाथों के पिछले हिस्से पर टिकी हुई थी और वे अचंभे में थे। उनके हाव भाव और चाल चलन थोड़े तालमेल में थे। मेग जानता था कि शुरुआत में यह मुश्किल होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरी सुबह कांच की खिड़की से थोड़ी देर के लिए बाहर देखने वाले दो दानव बच्चों के अलावा कोई ग्राहक नहीं था। दोपहर के समय एमी ने मेग की ओर देखा और कहा, पिताजी, मेग भूखा है। मैं खाना बनाने जाऊंगा। मेग मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह उठा और रसोई में चला गया। अगर कोई नहीं आया तो वह कुछ नहीं कर सकता था। वह दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाने जैसा कुछ नहीं कर सकता था। ग्राहकों के रवैये के बारे में वह पहले से ही इसके बारे में सोच रहा था, जबकि वह अचंभे में था। हालांकि यह उनका पहली बार बॉस था, उन्होंने अपने पिछले जीवन में कई रेस्तरां में भोजन किया था। जब ग्राहक अनुभव की बात आई तो वह कई रेस्तरां मालिकों से अधिक जानता था। हालांकि एक गर्म रवैया लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएगा, ये कुछ ग्राहकों को भी असहज महसूस कराएगा जो दूसरों के साथ संवाद करना पसंद नहीं करते। और अत्यधिक अहंकारी और ठंडा रवैया ग्राहकों के खाने के अनुभव को खराब कर देगा। कहावत, बहुत दूर जाना उतना ही बुरा है जितना कि बहुत दूर न जाना, यहाँ बहुत उपयुक्त था। इसके अलावा मेग के रेस्तरां में केवल दो लोग थे, एमी और वह। ये पहले से ही बहुत अच्छा था कि एमी पैसे इकट्ठा करने का काम पूरा कर सकती थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें अभी भी रिसेप्शन से निपटना पड़ा। इसलिए मेग ने अपने अनुभव को अभिव्यक्त किया और रेस्तरां की वर्तमान स्थिति के आधार पर उन्होंने 3 शब्दों का पालन करने का निर्णय लिया: दयालुता, दूरी और समानता। ग्राहकों के लिए दयालुता मूल सम्मान था। ये ग्राहकों को खाने से पहले अच्छा महसूस करा सकता है।
जहां तक दूरी की बात है, यह एक ऐसा विकल्प था जिसे मेग ने कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बनाया था, और उन ग्राहकों को भी बनाने के लिए जो बहुत गर्म स्वागत को पसंद नहीं करते थे, सहज महसूस करते थे। अंतिम समानता सभी जातियों के लिए थी। मेग ने महसूस किया कि जब तक वे रेस्तरां में प्रवेश करते हैं और पैसा खर्च करना चुनते हैं, वे सभी ग्राहक थे। वह नस्ल की परवाह किए बिना उनके साथ समान व्यवहार करना पसंद करेंगे। मैमी का रेस्तरां। ये रेस्तरां कहाँ से आया? पसीना उसकी स्लेटी सफेद दाढ़ी पर टपक रहा था और उसकी आधी उजागर लाल काली छाती पर टपक रहा था। उसका चेहरा, जो भट्टी से झुलसा हुआ लाल था, असमंजस से भर गया था। कल दोपहर उसने लकड़ी का एक जर्जर मकान देखा था जिसमें एक बाप बेटी रहते थे। पिता एक अपंग था जो मुश्किल से चल पाता था, और उसने पहले कभी उससे बात नहीं की थी। छोटी बेटी ने पूरे दिन ग्रे टोपी पहनी थी, और वह काफी प्यारी थी। कभी कभी वो उसे हथियार बनाते देखने के लिए हथियारों की दुकान के दरवाजे पर बैठ जाती थी। लेकिन एक ही रात में ढहने वाला लकड़ी का घर पूरी तरह से बदल चुका था। यह एक सुंदर 2 मंजिला इमारत में बदल गया था। पारदर्शी क्रिस्टल ने पहली मंजिल पर पूरी दीवार को बदल दिया था, और अंदर अति सुंदर ढंग से सजाए गए भोजन कक्ष को देखा जा सकता था। मोबाइल एक पल के लिए थोड़ा भ्रमित हुआ। यहाँ तक कि एडन स्क्वायर में भी इससे खूबसूरत कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं था। आखिरकार, पारदर्शी क्रिस्टल की दीवारें इतनी हल्की और पारभासी थीं, और मेजें बहुत साफ और आरामदायक थीं। पारभासी क्रिस्टल झूमर शाही महल के झूमरों से भी अधिक उत्कृष्ट था। क्या ऐसा हो सकता है कि अपंग मानव वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली जादुई ढलाईकार है? फिर उसने इस रेस्टोरेंट को रातों रात बनाया और खाना बनाना शुरू करने का फैसला किया। मोबाई ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और अपना सिर हिलाया। चालाक मानव मन वास्तव में था पाना कठिन है। हालांकि जब से यहाँ रेस्तरां खुला है, मैं भी जा सकता हूँ और इसे आजमा सकता हूँ। यदि यह अच्छा है, तो मुझे इतनी दूर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। भविष्य में खाने के लिए उसे यकीन था कि यह रेस्तरां पिता और बेटी द्वारा खोला गया था, क्योंकि वह पहले से ही पारदर्शी क्रिस्टल दीवार के माध्यम से काउंटर के पीछे बैठी छोटी लड़की को देख सकता था। उसने आज टोपी नहीं पहनी हुई थी, और वह और भी प्यारी लग रही थी। मोबाई ने अपना हथौड़ा उठाया और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर घंटी की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने दरवाजे पर लटकी हुई 2 छोटी घंटियों को देखा और उसके चेहरे पर आत्महीन मुस्कान आ गई। उसके बाद ही वह अंदर गया। रेस्तरां में प्रवेश करने के बाद यह बाहर से साफ और अधिक आरामदायक लग रहा था। हालांकि सजावट अति सुंदर थी, रेस्तरां की भूरे भूरे रंग की शैली ने लोगों को सहज महसूस कराया। यह आंखों के लिए चमकदार नहीं था, इसके बजाय इसने लोगों को सुकून दिया। मोबाई ने अपने कपड़ों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, जो चिंगारी से जले हुए थे, और उनके जूते, जो धूल की मोटी परत में ढके हुए थे। उसने फिर साफ और चमकीले फर्श को देखा और एक पल के लिए झिझका। पिताजी मेहमान थे। यह अगले दरवाजे पर बौना दादाजी है। जब उसने देखा कि कौन अंदर आया है, तो वह पलटी और रसोई की दिशा में उत्साह से चिल्लाई। मेग, जिसने अभी अभी तले हुए चावल के लिए सामग्री तैयार की थी, ने घंटी और एमी की आवाज सुनी। वह आश्चर्य से दरवाजे की ओर देखने लगा। दरवाजा धक्का देकर खुला, और एक बूढ़ा बौना अपने कंधे पर एक भारी काला हथौड़ा लिए हुए अंदर आया। उसके छोटे बाल और भूरी सफेद दाढ़ी थी। उसकी छाती खुली हुई थी, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां प्रकट हो रही थीं। उसकी भुजाएं साधारण व्यक्ति की जांघों जितनी मोटी थीं। उसने जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए थे जो छेदों से भरे हुए थे, और उसकी कमर से एक चरवाहे की खाल लटक रही थी। ये पहली बार था जब उसने असली बौना देखा था। बौने का कद उसकी कमर तक पहुंच गया। अपनी मजबूत मांसपेशियों के कारण वह एक खड़े डिब्बे की तरह थोड़ा चौकोर दिखता था। ये बगल में हथियार की दुकान का मालिक बौना लोहार मोबाई था। वह कैस सिटी के कुछ लोहारों में से एक था। बौने भी बहुत लंबा जीवन जीते थे। वह 200 वर्ष से अधिक का होना चाहिए, लेकिन वह अभी भी बहुत स्वस्थ था। उसके बाद उनके पूर्ववर्ती ने दुकान के मालिकों और इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को ध्यान से देखा था। हालांकि वह उनका नाम नहीं बता सकता था, फिर भी उन्हें उनकी पहचान का अंदाजा था। ये पहला ग्राहक था। मेग स्वाभाविक रूप से प्रसन्न और आशावान था। उसने एक तौलिया लिया और अपने हाथ पोंछे। जब वह रसोई से बाहर निकला तो उसने मोबाई को दरवाजे पर झिझकते हुए खड़ा देखा। उसने अपने पैरों पर भूरे काले गाय के चमड़े के जूतों को देखा और समझ गया। वह उनका अभिवादन करने बाहर नहीं गया। इसके बजाय वह काउंटर पर खड़ा हो गया और एमी को चुप रहने का संकेत देने के लिए उसके सिर को थपथपाया।
फिर वह मुस्कुराया और बोला, हेलो, क्या आप यहाँ खाना खाने आए हैं? मोबाई ने अपने दिल में आश्चर्य के संकेत के साथ मैग को देखा। वह कुबड़ा आदमी जो पहले फटे पुराने कपड़ों में था, अब अच्छी तरह से सिले हुए कपड़ों का एक सेट पहने हुए था। हालांकि वह अभी भी पतला और कमजोर था, जब वह अपनी पीठ सीधी करके खड़ा था, तो उसका स्वभाव बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा था। मानव पुरुष उसकी दृष्टि में थोड़े स्ट्रैंड थे, विशेष रूप से वे दुबले और कमजोर, जिससे उसे और भी अधिक घृणा होती थी। हालांकि हालांकि यह आदमी पतला और कमजोर दिख रहा था, लेकिन जब वह वहां खड़ा हुआ, तो वह एक बिना म्यान की तलवार की तरह लग रहा था। वह बिल्कुल भी मर्दाना नहीं लग रहा था। यह आदमी साधारण नहीं था। उनके चेहरे की दयालु मुस्कान ने उनके तेज को काफी कम कर दिया। इस कंट्रास्ट ने दूरी की एक धुंधली भावना पैदा की, जिसने पहली बार रेस्तरां में प्रवेश करने वाले मोबाई को काफी सहज महसूस कराया। उसके पास खड़ी छोटी लोली ने आज टोपी नहीं पहनी थी। उसने एक छोटी सी काली पोशाक पहनी हुई थी, और उसका चेहरा खुशी और प्रत्याशा से भरा हुआ था। वह और भी प्यारी लग रही थी। उसे नहीं पता था कि रात भर इस आदमी को क्या हो गया था। मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो। मोबाई ये जानने के लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका कि इस मानव पुरुष का रेस्तरां क्या बेच रहा है। क्या ये रेस्तरां की सजावट के योग्य था? हाँ, मुझे खाना है। तुम्हें यहाँ क्या खाना है? मोबाई ने संकोच नहीं किया। उसने सिर हिलाया और अपने हथौड़े के साथ अंदर चला गया। वह एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने अपने हाथ में हथौड़े को जमीन पर रख दिया और मोबाई को देखा। मेज पर एक मेनू है। आप पहले देख सकते हैं। मेग ने मेज पर रखे मेनू की ओर इशारा किया। मोबाई ने मेज पर रखा मेन्यू उठाया और अपने खुरदरे, कठोर हाथ को कवर पर सरका दिया। वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ये नाजुक बनावट निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ बाइसन चमड़े से बनाई गई थी। इस तरह के चमड़े का एक टुकड़ा एक ड्रैगन के सिक्के के लिए बेचा जा सकता है। प्रति टेबल एक मेनू, कितना आलीशान। यहाँ तक कि फ्रायर टैवन, जिसका एडन स्क्वायर में सबसे अच्छा व्यवसाय था, में केवल एक सामान्य चमड़े का कवर था। इसने मोबाई को और भी अधिक आशावान बना दिया। इतने शानदार मेनू के साथ इतना शानदार रेस्तरां। बहुत सारे व्यंजन होने चाहिए। पीने के अलावा उन्हें जो सबसे ज्यादा पसंद था वह था खाना। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि सामान्य मनुष्य खाने के मामले में कमजोर थे, अन्य जातियों की तुलना नहीं की जा सकती थी। मोबाई ने कवर खोला और उम्मीद से देखा। हालांकि वह अवाक रह गया। इतना बड़ा मेन्यू, लेकिन खोलने के बाद वह बिल्कुल ब्लैंक था। नहीं, ये पूरी तरह खाली नहीं था। ऊपरी बाएं कोने में शब्दों की एक छोटी सी पंक्ति थी। मोबाई ने तिरछी नजर डाली और धीरे से पढ़ा, यंगजोह फ्राइड राइस प्रति सेवारत 600 तांबे के सिक्के। 600 तांबे के सिक्के। मोबाई एक पल के लिए अवाक रह गई। उसने एक दो बार पलकें झपकाईं, ये सोचकर कि शायद वह सुबह बहुत देर तक चूल्हे को घूर रहा था, और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। उसने मेनू उठाए और फिर से देखा। यह अभी भी मेनू पर लिखा था, यंगजोह फ्राइड राइस प्रति प्लेट 600 तांबे के सिक्के। मेग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, मेनू सही है। ये सिर्फ इतना है कि रेस्तरां अभी खुला है, इसलिए बहुत सारे व्यंजन नहीं हैं। हम नए व्यंजन बाद में पेश करेंगे। मैं व्यंजनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कीमत। ये यंगजोह तला हुआ चावल क्या है? प्रति प्लेट 600 तांबे के सिक्के। क्या आपने इसे तलने के लिए विशाल ड्रैगन मांस का इस्तेमाल किया? मोबाई ने अपना सिर हिलाया और छोटी लाइन की ओर इशारा किया मेनू पर शब्दों का। वह थोड़ा नाराज हुआ। रेस्तरां की सजावट अच्छी थी, और मालिक आंख को भा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मालिक उसका फायदा उठाएगा। लाइन इतनी छोटी थी, यदि उसने इसे स्पष्ट रूप से पढ़े बिना इसे आदेश दिया होता, तो वह तांबे के 600 सिक्के मुफ्त में खर्च कर देता। 600 तांबे के सिक्कों के साथ, वह फ्रायर स्टेवन में भुने हुए मांस की एक बड़ी प्लेट और मजबूत शराब की 2 बोतलें खरीद सकता था। वापस जाने पर वह अपना वाइन बैग भी भर सकता था। मोबाई की मेग की अच्छी छाप फिर से चली गई थी। मनुष्य वास्तव में भेष बदलने में सबसे अच्छा और सबसे चालाक है। मुझे खेद है, ये ड्रैगन मांस के साथ नहीं बनाया गया है, लेकिन कीमत सही है। मुझे लगता है कि यह यंगजोह तला हुआ चावल कीमत के लायक है, या इससे भी ज्यादा। आप चुन सकते हैं कि आप ऑर्डर करना चाहते हैं या नहीं। मैग्नेक में कहा, न तो चापलूसी और न ही दबंग स्वर, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक व्याख्या नहीं की। मेग ने उम्मीद की थी कि कुछ ग्राहक कीमत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन उन्हें अपने यंगजोह फ्राइड राइस पर पूरा भरोसा था। क्या 600 तांबे के सिक्के इसके लायक नहीं थे? यदि यह यंगजोह फ्राइड राइस की 1000 प्लेटों के मिशन के लिए नहीं होता, तो वह 6000 तांबे के सिक्कों की कीमत निर्धारित करता।
ये यंगजहो तला हुआ चावल वसंत के जीवन और विभिन्न दुर्लभ सामग्रियों द्वारा सिंचित चावल के साथ बनाया गया था। यह इस दुनिया में सबसे अच्छा खाना पकाने के कौशल के साथ बनाया गया था। मोबाई ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए मेघ को घूर कर देखा। मनुष्य वास्तव में चालाक हैं। वे अपने भाव बदले बिना ऐसी बातें कह सकते हैं। हालांकि इस रेस्टोरेंट का स्टाइल वाकई में बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान खाने के स्वाद पर दिया। रेस्तरां की उपस्थिति गौण थी। ये यंगजहो तला हुआ चावल पृथ्वी पर क्या था? वह नाम से इसका पता नहीं लगा सका। यंगजहो क्या था? क्या चावल तले हुए खाए जा सकते हैं? उन्होंने पिछले कुछ दशकों में कैस सिटी के सभी रेस्तरां में खाना खाया था, लेकिन उन्होंने इस व्यंजन के बारे में कभी नहीं सुना था। मोबाई ने काफी देर तक मैक को देखा, लेकिन मैक की अभिव्यक्ति शांत और एकत्रित रही। उसकी अभिव्यक्ति में अपराध बोध या अधीरता का कोई संकेत नहीं था, और यह ऐसा था जैसे वह निर्णय लेने के लिए उसका इंतजार कर रहा हो। हथियारों की दुकान चलाने के अपने दशकों में उन्होंने हर तरह के लोगों को देखा था। उनके सामने ऐसी मानसिकता बहुत कम लोगों की हो सकती थी और वे सभी काबिल लोग थे। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य करता था कि क्या इस यंगजहो तले हुए चावल के बारे में कुछ खास है। क्या ये वास्तव में 600 तांबे के सिक्कों के लायक है? वो हिचकिचाया और फिर पूछा, आपने कहा कि कीमत सही है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह यंगजहो फ्राइड राइस स्वादिष्ट है? ये स्वादिष्ट है या नहीं, इसका व्यक्तिगत स्वाद से बहुत कुछ लेना देना है। मैग ने अपना सिर हिलाया। कोई भी चीज कितनी भी स्वादिष्ट क्यों न हो, कुछ लोगों को ये घृणित लगती है। मोबाई की उग्र अभिव्यक्ति को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक आंतरिक आह भरता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पहले ग्राहक के विफल होने की सबसे अधिक संभावना थी। आप मोबाई और भी नाराज था। अन्य दुकानें अपने भोजन की स्वर्ग की प्रशंसा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन इस व्यक्ति ने मैं गारंटी नहीं दे सकता के साथ प्रतिवाद किया। वह ये भी गारंटी नहीं दे सकता कि यह स्वादिष्ट है। लगता है वह झूठ बोल रहा है। अगर उसे लगता है कि यह स्वादिष्ट नहीं है, तो वह कह सकता है कि यह व्यक्तिगत स्वाद की समस्या है। यह इंसान बहुत शातिर है। मैं नहीं खाऊंगा। पिताजी, एमी भूखी है। इस समय एमी, जो उन्हें बात करते हुए देख रही थी, ने मेग की ओर देखा और पाउट के साथ कहा। फिर उसने तिरस्कार से मोबाई की ओर देखा। इस बौने दादाजी को इतना स्वादिष्ट रेनबो फ्राइड राइस ऑर्डर करने में इतना समय लग रहा है। पिता को पहले ही बना लेना चाहिए था। मोबाई, जो उठने और जाने ही वाली थी, खड़े होने में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी जब एमी ने उसे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। छोटी लड़की की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से भोजन का समय लेने के लिए उसका तिरस्कार कर रही थी। ठीक है, मैं एमी के लिए यंगजहो फ्राइड राइस बनाती हूँ। मेग मुस्कुराया और छोटी लड़की के सिर को थपथपाया। फिर उसने मोबाई की ओर देखा और कहा, ग्राहक, कृपया फैसला करने के लिए अपना समय लें। जब आप अपना मन बना लें तो मुझे कॉल करें। फिर वह मुड़ा और तले हुए चावल बनाने के लिए रसोई में चला गया। इंद्रधनुष तला हुआ चावल वास्तव में स्वादिष्ट है। एमी इसे प्यार करती है। दादाजी बौने, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप एक ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं? एमी फिर काउंटर के पीछे ऊंचे स्टूल पर बैठ गई। उसने मोबाइल को हाथों में ठुड्डी से देखा, पलकें झपकाई और मासूमियत से कहा, बहुत प्यारा। मोबाइल ने महसूस किया कि उनका स्टील जैसा दिल, जो हजारों बार गुस्सा हो चुका था, वास्तव में इस क्षण नर्म हो गया था। वो लगभग शर्मा गए। बेशक मुझे एक चाहिए। लेकिन जब उसने अभी अभी अपनी शंकाओं और झुंझलाहट के बारे में सोचा, तो अगर वह छोटी लड़की की बातों के कारण अभी आदेश दे, तो क्या वह अपना चेहरा नहीं खोएगा? उसने खुद को इसे वापस पकड़ने के लिए मजबूर किया, अपनी बाहों को पार किया, और शांतता से कहा, मैं देख लूंगा और बाद में फैसला करूंगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हें बाद में स्वाद से प्यार हो जाएगा। एमी ने कंधा उचकाया, जैसे उसने पहले ही सब कुछ देख लिया हो। उसने मोबाइल को नजरअंदाज कर दिया और उम्मीद से किचन की ओर देखने लगी। मोबाइल को लगा कि वह फिर से तिरस्कृत हो गया है। उन्हें एक छोटी लड़की द्वारा लगातार 2 बार तिरस्कृत किया गया था। लेकिन उसके प्यारे चेहरे को देखकर वह क्या कर सकता था? वह केवल उसे क्षमा कर सकता था। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यंगजहो फ्राइड राइस वास्तव में इतना स्वादिष्ट है, या अगर इस छोटी लड़की को भी उस इंसान ने भ्रष्ट कर दिया है। मोबाइल ने खुद से सोचा। उसे जाने की जल्दी नहीं थी, इसलिए वह वहीं बैठ गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। उन्होंने कुकरी के भगवान के लिए परीक्षण क्षेत्र में हजारों बार अभ्यास किया था, और वह इसे वास्तविक दुनिया में पहले ही 2 बार पका चुके थे। इसलिए यंगजहो तले हुए चावल की एक प्लेट बनाने में मेग को केवल 10 मिनट से भी कम समय लगा।
जब वह तले हुए चावल की एक प्लेट लेकर बाहर आया तो मेघ ने मोबाइल को देखा, जो अभी भी वहीं बैठा था। थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह क्रोधी ग्राहक पहले ही जा चुका है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पिताजी बहुत बढ़िया हैं। एमी ऊंचे स्टूल से नीचे कूदी, मेघ के हाथ में तले हुए चावल की प्लेट को देखा और खुशी से अपने नन्हे हाथों से ताली बजाई। ये यंगजहो तला हुआ चावल है। यह इतना खास नहीं दिखता है ना? हालांकि यह बहुत अच्छा लग रहा है। मांस बिल्कुल नहीं है। ये निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं है। जब उसने तले हुए चावल देखे, मेघ ने तले हुए चावल मोबाइल के उस पार टेबल पर रख दिए और मुस्कुराते हुए एमी से कहा, जाओ पहले अपने हाथ धो लो, फिर आकर खाओ। ठीक है। एमी रसोई में चली गई, एक स्टूल पर कदम रखा और अपने हाथ धोए। फिर वह मेज पर वापस चली गई, एक कुर्सी पर चढ़ गई और उसे सूंघने के लिए प्लेट के करीब चली गई। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें अचानक से चमक उठी। इस समय तले हुए चावल की महक भी मोबाइल की मेज पर आ गई। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन एक सांस ले सकता था और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने एमी के सामने तले हुए चावलों को अविश्वास से देखा। ये गंध, यह इतना मोहक क्यों है? एमी, खाना शुरू करो, एमी ने अपने हाथ में चम्मच लेकर कहा। फिर उसने एक चम्मच तले हुए चावल लिए और उसे अपने मुंह में डाल लिया। वह खुशी से चबा रही थी और उसका छोटा सा चेहरा खुशी से भरा हुआ था, जैसे कि वह स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रही हो। उसने एक के बाद एक और खाया, अपने शरीर को थोड़ा हिलाते हुए जैसे वह बिल्कुल नहीं रुक सकती थी। मोबाइल के बुलाने के बाद उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अभी थोड़ी देर पहले तो वह शंका से भरा हुआ था, पर अब उसने कटोरा मांगने की पहल की। उनके चेहरे पर यह थप्पड़ थोड़ा दर्दनाक था। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यह छोटी लड़की इतनी खुशी से खा रही है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मोबाइल ने एमी पर नजर डाली, जो उसके सामने खुशी से खा रही थी, और अपने दिल में कहा। उसने अनजाने में अपना सिर वापस खींच लिया जो उसके सामने फैला हुआ था और फिर से एक शांत मुद्रा में आ गया। मैं वास्तव में खाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस छोटी लड़की को कुछ चेहरा देना चाहिए, इसलिए मैं अनिच्छा से एक कटोरा खाऊंगा। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मेघ सिर हिलाया। बेशक, वह इस समय कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि जैसे ही वह पलटा, वह हंसे बिना नहीं रह सका। यह अहंकारी लहजा वाकई दिलचस्प था। दादाजी बौने, इंद्रधनुषी तले हुए चावल वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। एमी ने अपने मुंह में चावल निगल लिया, एक और बड़ा चम्मच भर लिया और जारी रखा, देखो, क्या ये तले हुए चावल बहुत सुंदर नहीं हैं? तुम वास्तव में इसे खाना चाहते हो? मोबाइल ने सुनहरे अंडों में लिपटे चावल, चम्मच पर विभिन्न सामग्रियों के साथ मिश्रित तले हुए चावल और चम्मच पकड़े छोटी लड़की, जिसकी आंखें आकाश की तरह शुद्ध थी, को देखा और अवचेतन रूप से सिर हिलाया। फिर मैं इसे तुम्हारे देखने के लिए खाऊंगा। एमी ने सिर हिलाया, फिर अपना मुंह खोला और एक चम्मच में सारे तले हुए चावल एक कौर में खा लिए। जैसे ही उसने चबाया, उसने खुशी से कहा, स्वादिष्ट, वास्तव में स्वादिष्ट। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोबाइल ने अपना मुंह खोला और उस छोटी लड़की को देखा जो उसके सामने तले हुए चावल में पूरी तरह से डूबी हुई थी। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह कह नहीं सका। उसके सामने बैठा आदमी होता तो बगल में हथौड़ा उसके सिर पर लगता, लेकिन छोटी बच्ची को खुशी से खाते देख उसे जरा भी गुस्सा नहीं आता था। दरअसल उन्हें लगा कि वह काफी क्यूट हैं। मोबाइल, जो सुबह से लोहा गढ़ रही थी, थोड़ी भूखी थी। अब जब उसने छोटी बच्ची को खुशी से खाते हुए देखा, तो उसे और भी भूख लगी। अगर उसकी समझदारी न होती तो वह खाने के लिए कुछ चम्मच तले हुए चावल छीन लेता। जल्द ही मेघ ने पकाने के लिए चावल कुकर में चावल की 2 सर्विंग्स डाल दी। फिर उन्होंने यंगजहो तले हुए चावल की एक प्लेट निकाली और धीरे से मोबाइल के सामने रख दी। वह मुस्कुराया और कहा, आपका यंगजहो फ्राइड राइस। मोबाइल की नजर उसके सामने तले हुए चावलों पर पूरी तरह से आकर्षित हो गई थी। कटे हुए हरे प्याज और अंडों की तेज महक उसके नथुनों में घुस रही थी। वह लार टपकाए बिना नहीं रह सका। उसने खाने से ऐसी मोहक सुगंध पहले कभी नहीं सूंघी थी। चावल के दानों के बाहर सोने के अंडे की एक परत थी। ये थोड़ा तैलीय था और रोशनी में चमकने लगता था। चावल के दानों के आकार में काटी गई रंगीन सामग्री को चावल के साथ मिलाया गया था। रंग चमकीला और जीवंत था। इतनी सारी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर इसे वास्तव में तेल के साथ स्टर फ्राई किया गया था। इसके अलावा साइड में कोई काली मिर्च या नमक नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह भोजन अनुभवी था? इसने मोबाइल की भोजन की समझ को पूरी तरह से उलट दिया। मेघ एक तरफ खड़ा होकर देखता रहा।
हालांकि वह ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह थोड़ा आशावान और घबराया हुआ था। हालांकि एमी की प्रतिक्रिया थी कि तला हुआ चावल बहुत स्वादिष्ट था। उसके दिमाग में सबसे स्वादिष्ट चीज पैनकेक थी, इसलिए उसकी राय को केवल एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, और मोबाइल को वास्तविक अर्थों में पहला ग्राहक कहा जा सकता है। उनकी प्रतिक्रिया अधिक मूल्यवान थी। वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि यंगजहौ तले हुए चावल इस दुनिया में लोगों के स्वाद के लिए थे या नहीं। ये किस प्रकार की खाना पकाने की विधि है? क्या ये वाकई स्वादिष्ट है? मोबाइल को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन सुगंध से प्रेरित होकर वह चम्मच को पकड़े बिना नहीं रह सका और एक चम्मच तले हुए चावल को कुछ बार चबाते हुए अपने मुंह में डाल लिया। उसके मुंह में अंडा लगभग पिघल गया। सर्दियों के बांस के अंकुर और चावल के दानों के आकार में कटी हुई हरी फलियां कुरकुरी और स्वादिष्ट थीं। अंडे में लिपटे चावल चबाने के बाद मिठास से भरे हुए थे। नर्म हैम चावल में मिलाया गया था, और वहां झींगा का स्वाद लग रहा था। एक काटने में सभी प्रकार के स्वाद शामिल थे। एक बार काटने के बाद उसे हर जगह गर्माहट महसूस हुई, और चावल की महक अभी भी उसके होठों और दांतों के बीच में थी। मोबाइल की आंखें अचानक चमक उठी। स्वादिष्ट, ये वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। इस दुनिया में इतना स्वादिष्ट खाना कैसे हो सकता है? मोबाइल के मन में बस यही विचार बचा था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हाथ में चम्मच से एक बड़ा चम्मच तले हुए चावल अपने मुंह में डाल लेता था। फिर उसने बस एक हाथ से थाली पकड़ी और दूसरे हाथ से चम्मच। वह बस खाना बंद नहीं कर सका। एक के बाद एक काटता गया। 600 तांबे के सिक्के महंगे। उसे नहीं लगता था कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन 1000 तांबे के सिक्कों के लिए बेचा जाता है, भले ही वह महंगा हो। इसकी तुलना में फ्राई स्टेवन में बारबेक्यू केवल घटिया था। वह पहले जले हुए गंध को सहन कर सकता था, लेकिन अब से वह इसे और अधिक सहन नहीं कर पाएगा। यंगजहौ फ्राइड राइस का ये कटोरा ऐसा था मानो इसे किसी मास्टर द्वारा सावधानी से मिलाया गया हो। अपने सैकड़ों वर्षों में एक खाने वाले के रूप में जिसने पूरे नॉर्लैंड महाद्वीप में खाया था, ये पहली बार था जब उसने कुछ इतना स्वादिष्ट चखा था। मेग के बारे में उनके मन में जो शंकाएं थीं और उनके दिल में जो उपहास था, वह अब उनके दिमाग के पीछे फेंक दिया गया था। इतने स्वादिष्ट भोजन के सामने गरिमा और क्या नहीं। और जो बात मोबाइल को और भी हैरान कर गई, वह ये थी कि इस यंगजहौ फ्राइड राइस को खाने के बाद उसे जो गर्माहट महसूस हुई, वह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक वास्तविक एहसास था। इसने उसे हर जगह सहज महसूस कराया, जैसे कि कोई चीज उसके शरीर का पोषण कर रही हो। सुबह सुबह भारी हथौड़ी चलाने के बाद जो थकान महसूस हुई थी, वह जल्दी ही दूर हो रही थी। ये रिकवरी पोषण की एक बोतल पीने जैसा था, केवल इस तरह की रिकवरी अंदर से बाहर से नर्म और अधिक आरामदायक थी। पोषण पीने के बाद उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। इसने उन्हें पवित्र पवित्र झरने की याद दिला दी, जीवन का वसंत। दादाजी बौने, क्या रेनबो फ्राइड राइस सुपर स्वादिष्ट नहीं है? एमी खिलखिला उठी। उसने मोबाइल को देखा, जो खाना बंद नहीं कर सका, और कहा, एमी ने कहा कि आप इस स्वाद को पसंद करेंगे। मेग उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ खड़ा था। मोबाइल के व्यवहार ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। वह इस यंगजहौ तले हुए चावल का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि रेस्तरां लोकप्रिय होगा या नहीं। यह एक अच्छी शुरुआत थी। हाँ, मुझे पहले ही इस स्वाद से प्यार हो गया है। मोबाइल ने अपने हाथ में प्लेट नीचे रखी, मेग की ओर देखा, और कहा, बॉस, मुझे यंगजहौ फ्राइड राइस की एक और प्लेट दे दो। ये बहुत स्वादिष्ट है। तभी अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। प्रणाली अनुशंसा करती है कि मेजबान खरीद प्रतिबंध प्रणाली को लागू करे, जो ग्राहक की अपेक्षा और चिपचिपापन को बहुत बढ़ा सकता है। मेग दंग रह गया। सिस्टम, क्या तुम सब्जी वाले नहीं हो? उसने अपने मन में पूछा। प्रणाली मुख्य रूप से खाना पकाने और आवश्यक सामग्री प्रदान करने के लिए मेजबान से आग्रह करने के लिए जिम्मेदार है, प्रणाली ने जोर दिया। सब्जी विक्रेता के रूप में मेग की स्थिति से ये थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। मेग रसोई में घुस गया। राइस कुकर में चावल अभी हो चुके थे। उसने एक कटोरी निकाली और उसे थोड़ी देर के लिए सूखने दिया। फिर उन्होंने यंगजहौ फ्राइड राइस की एक कटोरी के लिए सामग्री खरीदने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया और दूसरा बनाना शुरू किया। मेग अब खरीद सकने वाली सामग्री की मात्रा को सीमित करने के बारे में नहीं सोचेगा। यंगजहौ फ्राइड राइस के 1000 कटोरे का काम कोई मजाक नहीं था। हालांकि यदि भविष्य में रेस्तरां का व्यवसाय वास्तव में अच्छा था, तो वह जितनी सामग्री खरीद सकता था, उसे सीमित करना ग्राहकों का सम्मान करने का एक तरीका था। व्यवस्था के सुझाव के अनुसार वह मूर्ख नहीं था। सिस्टम शायद चाहता था कि वह अपनी अर्धविकलांग अवस्था में लौट आए।
सिस्टम की आवाज अचानक सुनाई दी। सिस्टम का सुझाव मेजबान को खाना पकाने के देवता बनने की राह पर आगे बढ़ने में मदद करना है। मेग ने अपनी भौहें उठाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम उनके विचारों को पढ़ेगा। इसके बजाय वह उदार था। उन्होंने पूछा, सिस्टम, मुझे कुकिंग का भगवान बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मैं आपको एक सुझाव भी देता हूँ। कृपया आगे बढ़ें, सिस्टम ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आपको सामग्री की कीमत आधे से कम करनी चाहिए, मेग ने गंभीरता से कहा। सिस्टम ने उत्तर दिया, सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सामग्रियां से हैं। आपके सुझाव के प्रति मेरा भी यही रवैया है। मेग ने सिस्टम के खत्म होने का इंतजार नहीं किया और सीधे बातचीत को समाप्त कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेग के दिमाग में दीर्घवृत्त की एक पंक्ति तैर रही थी। मेग के होंठ थोड़े मुड़े हुए हैं। उसने सामग्री को जल्दी से संसाधित करना शुरू कर दिया। क्या मजाक! वह अपनी तीखी जुबान के लिए मशहूर थे। उन्होंने कभी भी मौखिक लड़ाई नहीं हारी। उनका एक भी पंखा नहीं था। सिस्टम से बहस करना उनके लिए बहुत आसान था। मोबाइल बैठकर अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कर रही थी। यंगजहो तले हुए चावल की एक प्लेट खत्म करने के बाद उसके शरीर में गर्माहट का एहसास कम होने लगा। हालांकि थकान की भावना गायब नहीं हुई। यह अभी भी वहां था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी हालत वैसी ही थी जैसी आज सुबह सोकर उठने पर थी। वह ऊर्जा से भरे हुए थे। इस स्तर पर यह मिडिल ग्रेड रिकवरी पोशन की आधी बोतल के लायक होना चाहिए। साथ ही मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। मिड लेवल रिकवरी पोशन की एक बोतल की कीमत 20 सोने के सिक्के हैं और मुझे एक बोतल का उपयोग करने की आवश्यकता है प्रतिदिन मिड लेवल रिकवरी पोशन। लेकिन यंगजहो फ्राइड राइस के 2 कटोरे, जो और भी स्वादिष्ट और प्रभावी हैं, केवल 12 सोने के सिक्कों की कीमत है। ये वास्तव में एक अच्छा सौदा है। मोबाइल ने जल्दी से अपने दिमाग में गणना की और निष्कर्ष ने उसे आंखों की रोशनी। प्रत्येक हथियार की ढलाई के लिए एक हथौड़े के 10,000 से अधिक झूलों की आवश्यकता होती है, जिसका वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है। उच्च पारिश्रमिक श्रम और फोर्जिंग कौशल की उच्च तीव्रता के अनुरूप है। मोबाइल के शरीर की ठीक होने की क्षमता अब उतनी अच्छी नहीं रह गई थी जब वह युवा था। अपने दैनिक कार्यभार को पूरा करने के लिए उसे हर दिन दोपहर में घृणित इंटरमीडिएट रिकवरी पोशन की एक बोतल पीनी पड़ती थी। हालांकि इस वस्तु पर निर्भरता बहुत अधिक थी और वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि लंबे समय तक खपत के कारण उसका शरीर धीरे धीरे गल रहा था। इस दर पर वह अधिकतम 5 वर्षों के लिए ही अपनी फोजिंग परिशुद्धता बनाए रख सकता था। जिस दिन उसने अपनी सटीकता खो दी, वह दिन वह प्रतिष्ठा होगी जो उसने कैस सिटी में पिछले कुछ दशकों में बनाई थी। हालांकि उसने एक हथियार के लिए कम से कम 1000 सोने के सिक्कों की कीमत के साथ काफी बचत की थी। वह जानता था कि वह जो करना चाहता था, उसके लिए पैसा काफी नहीं था। 5 साल बहुत कम थे। उसे ऐसा करने से पहले हर दिन कम से कम 10 साल की उच्च तीव्रता वाली फोजिंग की आवश्यकता थी। ये यंगजहो फ्राइड राइस प्रकाश की किरण की तरह था जो अचानक उसके लिए अनंत अंधकार में प्रकट हो गया। उसने अचानक आशा देखी। चलो एक और कोशिश करते हैं। यदि वसूली प्रभाव वास्तव में अच्छा है, तो मैं इसे भविष्य में हर दिन खा सकता हूँ। सबसे पहले उसने जो पैसे खर्च किए थे, उसके बारे में उसे थोड़ा दिल का दर्द महसूस हुआ। लेकिन उस औषधि की तुलना में जिसकी वजह से वह एक घूंट लेने के बाद उल्टी करना चाहता था, ये यंगजहो फ्राइड राइस, जो बेहद स्वादिष्ट था और पोषण से लगभग आधा सस्ता था, अगर प्रभाव समान थे तो इसके बीच चयन करना मुश्किल नहीं था। दादाजी बौने, क्या आपने अभी यह नहीं कहा था कि आप इस स्वाद से प्यार नहीं करेंगे? एमी ने अपना यंगजहो फ्राइड राइस भी खत्म कर दिया था। उसने अपने होंठ चाटे और मोबाइल को एक मुस्कान के साथ देखा। उसका छोटा सा चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। एएमआई की नजरों में मोबाइल शर्मा गई। उसने सूखी खांसते हुए कहा, मैं बस बॉस का परीक्षण कर रहा था कि क्या वह अपने खाना पकाने के कौशल में विश्वास रखता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने खाना पकाने के कौशल के बावजूद आश्वस्त नहीं होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था उसका विश्वास बढ़ाओ। वास्तव में एमी ने मोबाइल को शक की निगाह से देखा। बेशक ये सच है, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो ये कहे कि मेरे द्वारा आजमाए जाने से पहले ये स्वादिष्ट नहीं है। मोबाइल ने अपनी आवाज में गर्व के संकेत के साथ गंभीरता से सिर हिलाया। तो मैं इसे सच मान लूंगा। एमी ने बेबसी से मोबाइल की तरफ देखा। वह कुर्सी से नीचे सरक गई और थाली रसोई में ले गई। मैं मोबाइल को लगा जैसे वह फिर से तिरस्कृत हो गया हो। एक छोटी लड़की द्वारा उस तरह की असहाय निगाहों से देखा जाना, जैसे कि वह पहले से ही सब कुछ देख चुकी हो।
मेग ने रसोई में मोबाइल की घमंडी बातचीत सुनी। एमी द्वारा आसानी से मना किए जाने के बाद वह अवाक रह गया और उसके मुंह के कोने थोड़ा मुड़े बिना नहीं रह सके। ये छोटी सी बच्ची बहुत टैलेंटेड है, जैसा मेरी बेटी से उम्मीद थी। जब तक उसकी जहरीली जीभ आकस्मिक रूप से विकसित होती है, उसके प्यारे रूप के साथ, वह लोगों को तब तक पूरी तरह से नकार सकती है जब तक कि वे अपने जीवन पर संदेह करना शुरू नहीं करते हैं और फिर भी वे गुस्सा नहीं कर सकते। यह एहसास बहुत अच्छा है। मेग ने मुस्कुराते हुए प्लेट ली और उसे एक तरफ रख दिया और एमी को देखा और कहा, यदि आप अभी भी खाना चाहते हैं, तो मैं अपने हिस्से के लिए और बनाऊंगा और आपको एक और छोटी कटोरी दूंगा। पिताजी, आप एमी के लिए बहुत अच्छे हैं। एमी ने मेग की ओर देखा। उसका छोटा चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। कल उठने के बाद पिताजी एक अलग व्यक्ति में बदल गए थे। वह इतना बदल गया था। मोबाइल ने बाहर से रसोई में बाप बेटी को देखा तो सन रह गई। एक मदहोश अवस्था में वह चूल्हे के सामने खड़े एक बच्चे के दृश्य को देख रहा था और भारी हथौड़े को आराधना के साथ देख रहा था। इतने सालों तक उसे न देखने के बाद उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। उसे लगा जैसे वह उससे बहुत अधिक बकाया है। जाओ और बाहर बैठो। पिताजी को पहले ग्राहक के लिए तले हुए चावल पकाने होंगे। मेग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है। एमी ने आज्ञाकारी जवाब दिया और खुशी खुशी किचन से बाहर चली गई। वह काउंटर के पीछे ऊंचे स्टूल पर चढ़ गई और हाथों में छुट्टी लिए मोबाइल को देखा। दादा बौने, चिंता मत करो, आपके तले हुए चावल जल्द ही तैयार हो जाएंगे। अच्छा बनो और थोड़ी देर रुको। ठीक है। मोबाइल अपने होश में वापस आया और सिर हिलाया। उसने एमी को एक दुर्लभ मुस्कान के साथ देखा। ग्राहक, ये रहे आपके तले हुए चावल। मेग ने मुस्कुराते हुए तले हुए चावल मोबाइल के सामने रख दिए। ठीक है। मोबाइल ने सिर हिलाया और तले हुए चावल को देखा जो कला के काम के रूप में अति सुंदर था। उसने एक बड़ा चम्मच उठाया और उम्मीद से भरे दिल से उसे अपने मुंह में डाल लिया। स्वाद पहले जैसा ही नशीला था और जैसे ही उसने तले हुए चावल निगले, वह गर्माहट फिर से उठी, उसके शरीर के हर हिस्से को पोषण मिला। ये वास्तव में प्रभावी है और यह इंटरमीडिएट रिकवरी पोषण से भी अधिक प्रभावी है। मोबाइल की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। वह नहीं जानता था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले ही एक परोस चुका था, लेकिन इसने उसकी मांसपेशियों की थकान को काफी हद तक दूर कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि दूसरी सर्विंग खाने से न केवल उनकी थकान दूर हुई, बल्कि उन मांसपेशियों को भी पोषण मिला, जो वर्षों से खराब हो चुकी थी। हालांकि पोषण बहुत कमजोर था, उसके शरीर के वे हिस्से जो बारिश के दिनों में असहनीय रूप से चोट पहुंचाते थे, अब असाधारण रूप से सहज महसूस करते थे, जैसे कि गर्म हाथों की एक जोड़ी धीरे से उनकी मालिश कर रही हो। क्रेग वास्तव में दंग रह गया था। जबकि यंगजह तले हुए चावल अच्छे थे, एक प्लेट की मात्रा कम नहीं थी। जो बहुत खा सकते थे उनके लिए भी 2 थाली काफी थी। शायद बौने बड़े पेट के साथ बनाए गए थे। मैक को अपनी शंका थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा। उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। उसने मेज पर से खाली थाली उठाए और रसोई में चला गया। मोबाइल सिर नीचा करके एक के बाद एक चम्मच तले हुए चावल खा रहा था। जितना अधिक वह खाता था, उसे उतनी ही खुशी महसूस होती थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के स्वादिष्ट भोजन का मध्य श्रेणी के पोषण से बेहतर रिकवरी प्रभाव होगा। इस दर पर उन्होंने महसूस किया कि शायद यह उनकी अवस्था को उनकी प्रमुख स्थिति में भी बहाल कर सकता है और वह अन्य दर्जनों वर्षों तक काम कर सकते हैं। वाह, बौने दादाजी, आप कमाल के हैं। आप 3 प्लेट खा सकते हैं। एमी ने अपना मुंह थोड़ा खोला और मोबाइल को कुछ ईर्ष्या और प्रशंसा के साथ देखा। मोबाइल ने अपना सिर उठाया और एमी की तरफ देखा। पहली बार छोटी लड़की उसे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से नहीं देख रही थी। उसने थोड़ा चापलूसी भी महसूस की और अनजाने में सीधा होकर बैठ गया। उसने एक और कौर खाया और कहा, इस तरह के तले हुए चावल 3 प्लेट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं 4 खा सकता था। सचमुच, आप 4 प्लेट खा सकते हैं। एमी का आराध्य रूप अधिक स्पष्ट था और उसकी आंखें चमकने लगी थीं। मोबाइल एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन एमी की प्यारी आंखों को देखकर वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। बेशक, बिल्कुल, तुरंत। एमी पीछे मुड़ी और रसोई की ओर चिल्लाए, पिताजी, बौने दादाजी ने कहा कि वह 4 खा सकता है। उसे एक और बनाओ, या वह भरपेट नहीं खाएगा। वेब नॉवल में अधिकृत उपन्यास ढूंढें। तेज अपडेट, बेहतर अनुभव। कृपया देखने के लिए www.webnovel.com https://www.webnovel.com www.webnovel.com पर क्लिक करें।
इंतजार। मोबाई ने एमी की ओर देखा। उसका चेहरा एक मासूम मुस्कान से भरा हुआ था। किसी तरह उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एमी की बातें सुनने के बाद मैग ने मुड़कर मोबाई की तरफ देखा। ऐसा है, सर। वह बाहर से बहुत शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही हंस रहा था। अगर वह एमी के चरित्र को नहीं जानता था, तो शायद उसे भी थोड़ा संदेह होता कि एमी एक षड्यंत्रकारी लड़की है। ठीक है। मोबाई थोड़ा शर्मिंदा था, जबकि वह सामान्य लोगों की तुलना में अधिक खा सकता था। 2 प्लेट तले हुए चावल के बाद उसे कमोबेश भरा हुआ महसूस होता था। 3 प्लेटें निश्चित रूप से उसके लिए पर्याप्त थीं, और चौथी शायद उसे थोड़ा बहुत भरा हुआ महसूस कराएगी। बौने दादाजी, आपने मुझसे कहा था कि आप 4 प्लेट खा सकते हैं, इसलिए एमी आपको पसंद नहीं करेगी यदि आप अपने शब्दों पर वापस जाते हैं। एमी ने ईमानदारी से कहा। उसकी ठुड्डी उसके हाथों में थी। मोबाई खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। मैंने बिना सोचे समझे उसके बारे में डींग क्यों मारी। अगर वह कोई और होती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन छोटी लड़की के आशावादी और गंभीर चेहरे को देखकर वह सिर्फ चेहरा नहीं खोना चाहता था। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने अपने दांत भींचे और मैग की ओर देखा। हाँ, मुझे एक और दे दो। वाह, तुमने कहा। बौने दादाजी कितने अद्भुत हैं। एमी ने खुशी से अपने नन्हे हाथों से ताली बजाई। उसका चेहरा एक गंभीर मुस्कान से भरा हुआ था। मोबाई ने मन ही मन सांत्वना दी। भाड़ में जाए। मैं शायद ही कभी इतना अच्छा कुछ खाता हूँ, तो यह एक तरह की खुशी है, भले ही मैं बहुत भरा हुआ हूँ। इसके अलावा, एमी के चेहरे पर चमकीली मुस्कान और प्यार भरी आंखों को देखकर उसने अचानक महसूस किया कि उसका घमंड बहुत संतुष्ट हो गया है। तले हुए चावल की एक और प्लेट अब उसके लिए वास्तव में कुछ भी नहीं थी। मैग ने सिर हिलाया। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वह चावलों को खंगालने लगा और तीसरी थाली तले हुए चावल बनाने लगा। फिर उसने एमी की पीठ की ओर देखा, प्यार से भरी आंखें। ये सब उसके लिए धन्यवाद था कि उसका पहला ग्राहक रुका और उसने यंगजहॉ फ्राइड राइस की 4 प्लेटों का ऑर्डर दिया। मैग ने एक एक करके 2 प्लेटें परोसी, और एमी ने देखा कि मोबाई स्थिर आंखों से उन्हें खत्म कर रही है। चम्मच नीचे रखते ही मोबाई ने एक संतुष्ट डकार दी। यंगजहॉ तले हुए चावल की 4 प्लेटों के साथ वह चारों ओर गर्म महसूस कर रहा था, और जैसा उसने सोचा था उतना भरा हुआ नहीं था। उनके हृदय की गहराई से संतोष की भावना उठी। उसे लगा जैसे इस क्षण उसका जीवन पूरा हो गया हो। मैग वहां खड़ा था और उसने देखा कि उसने जो खाना बनाया था, उसे किसी ने खुशी खुशी तब तक खाया जब तक कि थाली में कुछ भी नहीं बचा। उसके हृदय में उपलब्धि का भाव जागृत हुआ और वह बहुत प्रसन्न भी हुआ। पता चला कि रसोइया होना इतना भी बुरा नहीं है। इससे पहले कि मोबाई को पता चलता, एमी पहले से ही अपनी मेज पर थी। मोबाई की ओर देखते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और फिर गंभीरता से बोली, बौने दादा, यदि आपके पास पर्याप्त है, तो कृपया भुगतान करें। यह 2400 तांबे के सिक्के हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास तांबे के इतने सिक्के नहीं हैं। मैं तुम्हें 24 सोने के सिक्के दूंगा, मोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने कपड़ों से पर्स निकाल लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोने के सिक्के। एमी एक पल के लिए ठिठक गई और फिर उसने मैग की तरफ देखा। पिताजी, 24 सोने के सिक्के और 2400 तांबे के सिक्के, कौन सा अधिक है? मैग ने एमी को देखा और मुस्कुराया। वे समान हैं। एक सोने का सिक्का 100 तांबे के सिक्कों के बराबर है। वह हैरान था कि वह 4 अंकों का जोड़ करना जानती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह नहीं जानती कि सिक्कों को कैसे बदलना है। मैं देख रहा हूँ। एमी ने सोच समझकर सिर हिलाया। वहां तुम जाओ। 24 सोने के सिक्के। मोबाई ने सावधानी से एमी के छोटे छोटे हाथों पर मुट्ठी भर सोने के सिक्के रखे, और उन्होंने एक ढेर बना लिया। वाह, वे बहुत सुंदर हैं। एमी की आंखें पूरी तरह से चमक उठी। सिक्कों को ध्यान से पालते हुए वह धीरे धीरे एक टेबल पर गई, उन्हें नीचे रखा और एक एक करके गिना। मोबाई ने एमी से अपनी आंखें फाड़ ली, अपना हथौड़ा उठाया और मैग को देखने के लिए खड़ा हो गया। आपका यंगजहॉ तला हुआ चावल बहुत अच्छा है। मुझे आपका नाम नहीं मिला। मैग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस ग्राहक के पास एक सुंदर विशेषता और एक उग्र स्वभाव है, लेकिन वास्तव में उसके साथ मिलना काफी आसान है और बहुत सीधा है। मोबाई ने मैग को थोड़ा आश्चर्य से देखा। बहुत कम लोगों ने अपना परिचय देते समय अपना उपनाम नहीं बताया, लेकिन इस केस सिटी में बहुत से लोग विभिन्न कारणों से छुपा रहे थे कि वे कौन हैं। वो उनमें से एक है, इसलिए उन्होंने वास्तव में इसे दिल पर नहीं लिया। उसने सिर हिलाया, मुस्कुराया। फिर मैं तुम्हें मैग बुलाऊंगा। मैं मोबाई हूँ, तुम मुझे ओल्डमो कह सकते हो। मैं यहाँ फिर खाऊंगा। मैग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, फिर मिलते हैं। जब मोबाई घूमने और जाने वाला था,
तो वह रुक गया और एमी को देखा। छोटी लड़की, मुझे दादा मोबाई बुलाओ, बोना दादा नहीं। ठीक है, बोने दादाजी मोबाई। एमी ने अपना सिर उठाए बिना जवाब दिया। वह सोने के सिक्के गिनने में भी मशगूल थी। शरारती लड़की, मोबाई ने अपना सिर हिलाया, मुड़ा और बाहर चला गया। छोटी सी बात उसे अवाक कर सकती थी, लेकिन जब वह इस पर विचार करने के लिए रुका, तो वह हमेशा सही थी। इसके अलावा वह बहुत प्यारी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह उसके बारे में कर सकता था। मैग ने मेज साफ की और एमी की ओर देखा, जो बार बार सिक्के गिन रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे न केवल अच्छा खाना पसंद है, बल्कि उसे पैसा भी पसंद है। थोड़ा चौहाउंड और कंजूस, उसके बारे में कुछ भी सोचना मुश्किल था, लेकिन एक प्यारी सी चीज। मैग बर्तन लेकर किचन में चला गया और अपने लिए लंच बनाने लगा। एक क्षण बाद मैग यंगजह तले हुए चावल की एक प्लेट के साथ बाहर चला गया और एमी को देखा, जो अभी अभी उच्च आत्माओं में सिक्के गिन रहा था। सुस्त आंखों से मेज पर झुक गया। उसने मैग को आते सुना, उदास चेहरे से उसकी ओर देखा और कहा, पिताजी, एमी बेकार है। मैं आपके लिए पैसे भी नहीं जुटा पाई। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, है न? जल्दी ही महसूस किया कि एमी ने महसूस किया होगा कि वह ज्यादा मदद नहीं कर पाई थी, क्योंकि वह कैशियर काउंटर पर उसके जितनी सफल नहीं थी। अपने हाथ में कटोरा नीचे रखते हुए मेग ने एमी की छोटी आंखों को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा व्यथित महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की अभी भी आश्वस्त नहीं थी। दरअसल उनकी नज़र में 4 साल की एमी के लिए इतना कुछ कर पाना पहले से ही काफी अच्छा था। किसने ऐसा कहा? हमारी एमी बेकार कैसे हो सकती है? ये ज्यादातर एमी की वजह से है कि आज हम फ्राइड राइस की 4 प्लेट बेच पाए। दूसरी बात, जब हम कैशियर काउंटर पर थे, तो फ्राइड राइस की 4 प्लेटों की कीमत 2400 तांबे के सिक्के थे। एमी ने सही गणना की, लेकिन दादाजी मोबाई के पास इतने तांबे के सिक्के नहीं थे, इसलिए वह केवल अधिक सुंदर और मूल्यवान सोने के सिक्कों को एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। मेग ने एमी की आंखों में देखा और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। वास्तव में, जैसे ही उसने मेग की बातें सुनी, एमी की आंखों की रोशनी और तेज हो गई, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त नहीं थी। बेशक ये सच है, एमी ने पहले कभी सोने के सिक्के नहीं देखे हैं। ये पिता की गलती है, क्योंकि पिता ने पहले सोने का एक सिक्का भी नहीं कमाया था। अगर मुझे कहना है कि कौन गलत है, तो यह है कि मैंने एमी को यह नहीं बताया चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और ड्रैगन के सिक्के तांबे के सिक्कों की तरह ही चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुझे अपने आप पर विचार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी छोटी प्यारी एमी मुझे माफ कर सकती है। मेग ने अपने चेहरे पर आत्मदोष अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। नहीं, आप भगवान पिता को कैसे दोष दे सकते हैं? भगवान पिता जियोएमआई के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। एमी ने जोर से अपना सिर हिलाया और आंखें नीची कर ली। उसने थोड़ी सी शिकायत के साथ कहा, शिक्षक लूना ने मुझे पहले पढ़ाया था, लेकिन इतने सारे तांबे के सिक्के इतने कम सोने के सिक्कों में बदल गए। मैं बस खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सका। इसके अलावा बहुत सी चीजें बदलने के लिए थी, इसलिए। मेग की भौहें कांपने लगी और वह लगभग अपनी हंसी नहीं रोक सका। एमी का स्पष्टीकरण वास्तव में बहुत प्यारा था, लेकिन छोटी लड़की की डरपोक आंखों को देखकर उसे थोड़ा दुख हुआ। किसी व्यक्ति के चरित्र पर बाहरी वातावरण का बहुत प्रभाव था, खासकर एमी जैसे लोगों के लिए जो धीरे धीरे अपने 3 विचारों और आदतों को आकार दे रहे थे। उसका पिछला जीवन बहुत खराब रहा था, और मनुष्यों और कल्पित बौनों ने आधे कल्पित बौने का तिरस्कार किया, जिससे उसे थोड़ा हीन और आत्मविश्वास में कमी महसूस हुई। सौभाग्य से एमी अभी भी जवान थी, और इस तरह की मानसिकता सिर्फ एक नवोदित कली थी। मेग का मानना था कि वह धीरे धीरे उसे समायोजित करने और आत्मविश्वास से भरी छोटी लड़की बनने में मदद कर सकता है। भविष्य में मैं एमी का मजाक नहीं उड़ा सकता और दूसरों द्वारा उसे नीचा नहीं देखा जा सकता। मुझे उसके साथ अपनी आंखों के तारे की तरह व्यवहार करना होगा और उसे एक खुशहाल छोटी राजकुमारी में बड़ा करना होगा, मेग ने अपने मन में खुद से कहा। हालांकि जब अंकगणित की बात आई, तो इस दुनिया में गणित का स्तर वास्तव में चिंताजनक था। यह उनके पिछले जीवन में विदेशी लोगों के स्तर से भी बदतर था। यहाँ तक कि 2 से अधिक अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने और घटाने में भी काफी समय लगता था। इस दुनिया में जहाँ संस्कृति का विस्तार नहीं था, यह कोई अजूबा बात नहीं थी। लेकिन मेग के मन में अचानक से कुछ विचार आए कि एमी का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। चीन स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर गणित के उच्चतम स्तर वाले देशों में से एक था, और यह 9 गुना तालिका थी जिसने एक महान योगदान दिया।
मेग एमी के बालों को रगड़ने के लिए आगे बढ़ा, छोटी कटोरी उसके सामने रखी और मुस्कुराते हुए कहा, पहले इस तले हुए चावल की कटोरी खा लो। खाने के बाद पिताजी तुम्हें एक तरह का अंकगणित का सूत्र सिखाएंगे। इसे सीखने के बाद आप कैस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से बेहतर होंगे और भविष्य में आपके लिए पैसा इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। वास्तव में उन बड़े भाइयों और बहनों से बेहतर। एमी की आंखें तुरंत चमक उठी और उसने मेग को अविश्वास से देखा। उसकी नजर में वे बड़े भाई बहन जो हर दिन कक्षा में बैठकर टीचर लूना के साथ पढ़ते थे, बहुत ही कमाल के थे। बेशक ये सच है। पिताजी ने आपसे कब झूठ बोला है? मेग सिर हिलाया। एमी ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मम हम पापा ने एमी से कभी झूठ नहीं बोला। एमी गंभीरता से सीखेगी। फिर वह आज्ञाकारी रूप से खाने लगी। मेग ने एमी को देखा, जो बड़े करीने से खा रही थी, और साथ ही खाने के लिए अपना चम्मच उठाया। 9-9 गुना तालिका एक दिव्य हथियार था। अगर एमी को इसमें महारत हासिल है, तो उसके लिए उन बच्चों को धमकाना आसान होगा जो अभी भी अपनी उंगलियों से गिन रहे थे। उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का पहला कदम यहीं से शुरू होगा। रात के खाने के बाद मैग ने रसोई में बर्तन साफ किए। उसने सिंक में चिकनी प्लेटों को देखा और उन्हें धोना नहीं चाहता था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने अपने मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या आप डिशवॉशर बेचते हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, ये सिस्टम बिजली के उपकरणों को नहीं बेचता है। बस मुझे बताओ, तुम बेच रहे हो या नहीं? मैं भुगतान करूंगा। मेग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। सिस्टम एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने शब्दों में कीमत दी, बेसिक डिशवॉशर। एक बार में 5 प्लेट और 10 चम्मच धो सकते हैं। मूल्य 3 सोने के सिक्के। ये प्रणाली वास्तव में पैसे की लालची है। इसका कोई सिद्धांत नहीं है। मेग ने अपनी आंखें घुमाई। उन्होंने सिस्टम की निचली रेखा के माध्यम से देखा था। हालांकि कीमत अभी भी स्वीकार्य थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, इतना सस्ता? फिर मुझे एक चाहिए। पहले मेरी क्रेडिट सीमा से पैसे काट लें। भुगतान सफल। डिशवॉशर जगह पर है। शब्दों की एक और पंक्ति तैरती है। मैग ने स्टोव पर चमकीले चांदी के डिशवॉशर को देखा और उसकी आंखें जल उठी। ये चीज काफी हाईटेक लग रही थी। उसने ढक्कन खोल दिया और सभी प्लेट और चम्मच सिंक में डाल दिए। उसने ऑन बटन दबाया और ढक्कन 1 मिनट से भी कम समय में अपने आप खुल गया। अंदर की प्लेटें पहले से ही चमकदार और नई हो चुकी थी। आधुनिक तकनीक वास्तव में सुविधाजनक थी। मेग ने संतोष के साथ कटोरे और चम्मच दूर रख दिए। एमी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी और मेग की ओर उम्मीद से देख रही थी। पिताजी, हम क्या सीखने जा रहे हैं? गुणन तालिका। एमी, मेरा इंतजार करो। मैं एक कलम और कागज लेकर जाऊंगा। आज मैं कुछ पंक्तियों को याद करने की कोशिश करूंगा। वह कागज का एक टुकड़ा और एक कलम लेने के लिए ऊपर गया और फिर मेज पर बैठकर गुणन तालिका को सीढ़ी के रूप में लिखने लगा। धन्यवाद, बॉस, मैग ने कहा, और फिर कागज का एक टुकड़ा और एक कलम लेने के लिए ऊपर चला गया। स्वाभाविक रूप से इस संसार की भाषा पृथ्वी की भाषा से भिन्न थी। हालांकि आम भाषा ओरेकल बोन लिपि के समान थी। संख्याएं अरबी अंकों के समान थीं। इतिहास के विकास में हमेशा कुछ आश्चर्यजनक समानताएं रही हैं। मेग को अपने पूर्ववर्ती की याददाश्त विरासत में मिली थी, इसलिए उन्हें इस दुनिया की भाषा पर पूरी पकड़ थी। पिताजी की लिखावट कितनी सुंदर है। एमी मेग को गुना तालिका लिखते हुए देख रही थी। उसने अपने हाथों को ताली बजाई और उसकी प्रशंसा की। उसने प्रशंसा के साथ मेग को देखा। वह सोचती थी कि शिक्षक लूना की लिखावट सबसे अच्छी है, लेकिन उसके पिता की लिखावट शिक्षक लूना से भी बेहतर थी। मानो उन्हें तराशा गया हो। मेग की एमी ने प्रशंसा की और प्रशंसा के साथ देखा। जब वह छोटा था, तो उसे प्रतिदिन 1 घंटा लिखने का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया जाता था। अचानक उसे लगा कि यह इसके लायक है। उनकी अच्छी लिखावट को आखिरकार किसी ने सराहा। वह मुस्कुराया और बोला, फिर जब पिताजी के पास समय हो तो क्या वे मुझे लिखना सिखा सकते हैं? हाँ, क्योंकि 9 पंक्तियां और 9 स्तंभ हैं। इसे 9/9 गुना तालिका कहा जाता है। एमी के पास पहले से ही जोड़ और घटाव की कुछ नींव है, इसलिए उसके लिए ये सीखना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। मेग ने बड़े करीने से व्यवस्थित सीढ़ी के आकार की गुणन तालिका को देखा। दोनों क्षैतिज और लंबवत रेखाएं साफ सुथरी थी और लिखावट स्पष्ट थी। उसने संतोष के साथ कलम नीचे रखी और मुस्कुराया। तो बीच में वह छोटा क्रॉस क्या है? एमी ने असमंजस में एक्स की ओर इशारा करते हुए पूछा। यह एक गुणन चिन्ह है। इसका अर्थ गुणन के समान है, इसलिए इसे इस तरह व्यक्त करना आसान है। मेग ने मुस्कुराते हुए समझाया।
उसने एमी को अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और गुणन तालिका को उसके करीब धकेल दिया। केवल पिता इस गुणन सारणी को जानते हैं। आपको केवल 81 वस्तुओं को याद रखने की आवश्यकता है और फिर दशमलव प्रणाली को अच्छी तरह से सीखें। तब आप अपने जीवन में अधिकांश गणित को हल कर सकते हैं। वाह, पिताजी बहुत कमाल के हैं। पिछली बार शिक्षक लूना ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे गुणन तालिका याद करनी है तो मुझे 1770 आइटम याद करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे केवल 100 के बारे में याद है। एमी ने प्रशंसा के साथ मेग को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि न केवल उसके पिता की लिखावट सुंदर थी, बल्कि वह टीचर लूना की तुलना में सरल गणित भी जानता था। वह वाकई अद्भुत था। हालांकि वह प्राचीन चीनी संतों के कंधों पर खड़ा था और दिखावा करना अच्छा नहीं था। मेग को अपनी बेटी द्वारा प्रशंसा पाकर बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराया और ऊपरी बाएं कोने पर पहले आइटम की ओर इशारा किया और कहा, तो चलिए आज पहला कॉलम सीखते हैं। गुणन चिन्ह के दोनों ओर की संख्याएं गुणन चिन्ह हैं और गुणनफल गणना का परिणाम है। उद्धरण चिन्ह। मेग ने एमी को गुणन तालिका की संरचना के बारे में विस्तार से बताया। शिक्षक लूना के शिक्षण के तहत एमी के पास गणित में कुछ नींव थी। कम से कम वह प्रत्येक संख्या का अर्थ समझती थी और उसके पास जोड़ने और घटाने की एक निश्चित अवधारणा थी। हालांकि इस दुनिया में गणित में कोई दशमलव प्रणाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे एमी को दशमलव प्रणाली का अर्थ सिखाने में बहुत समय बिताया। मेग को सबसे ज्यादा सुकून इस बात से मिला कि एमी को उसकी किसी भी बात पर शक नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर शिक्षक लूना ने उसे जो सिखाया था उसे पूरी तरह से उलट दिया, फिर भी उसने बिना शर्त उसकी बात सुनी और दशमलव गुणन की अवधारणा को जल्दी स्वीकार कर लिया। एक 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 है, एक दो दो हैं। मेग के बाद एमी ने सुनाया। बच्ची की याददाश्त काफी अच्छी थी। 1 दर्जन बार मेग के बाद पढ़ने के बाद उसे पहला कॉलम याद आया। जब लोहा गर्म था तब मेग मारा। उसने उसे एक सामान्य एहसास देने के लिए उसके साथ पूरी गुणा तालिका को 2 बार सुनाया। लेकिन पिताजी, इसे याद करने का क्या फायदा? कुछ बार पढ़ने के बाद एमी ने मेग की ओर असमंजस में देखा। ओह, ये बहुत उपयोगी है। मेग मुस्कुराया और गुणन तालिका की ओर इशारा किया। देखो, यंगजह तले हुए चावल की एक प्लेट की कीमत 600 तांबे के सिक्के हैं, जो 6 सोने के सिक्के हैं। दादाजी मोबाई ने अभी 4 प्लेटें खाईं, इसलिए यह 4 टाइम्स 6 इक्वल्स 24 है। आप उन्हें अपनी उंगलियों से गिनने के बिना सीधे परिणाम जान सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत सुविधाजनक है? ये वास्तव में 24 सोने के सिक्के हैं। एमी की आंखें चमक उठी। उसके दिमाग में 2400 तांबे के सिक्कों की गणना करने में बहुत समय लगा था, लेकिन उसके पिता ने इसकी गणना करने के लिए गुणा तालिका का उपयोग किया था। ये गुणन सारणी बहुत उपयोगी थी। उसने उत्साह से कहा, पिताजी, मैं सीखना चाहती हूँ। मैं इस गुणन तालिका को सीखना चाहती हूँ। अगर IMI इसे अच्छी तरह से सीख लेती है, तो वह वास्तव में पिता की मदद कर सकती है। ठीक है, फिर हम आज 3 कॉलम सीखेंगे और बाकी हम कल सीखेंगे। मेग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी पहल और उत्साह, और एमी में भी कोई कमी नहीं थी। उसे विश्वास था कि वह बहुत जल्द गुणन तालिका में महारत हासिल कर लेगी। दोपहर बीत गई क्योंकि एमी गुणा तालिका याद कर रही थी। मोबाइल को छोड़कर कोई अन्य ग्राहक रेस्तरां में नहीं आया, जिससे पता चलता है कि अदन स्क्वायर का एक कोना कितना सुनसान था। लेकिन 4 प्लेट तले हुए चावल बेचने के बाद मेग को राहत मिली। कम से कम उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि यंगजह फ्राइड राइस का स्वाद इस दुनिया में लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था। और मोबाइल की प्रतिक्रिया को देखते हुए मांसपेशियों की थकान दूर करने के लिए तले हुए चावल का प्रभाव भी उनके लिए प्रभावी था। हो सकता है कि वह भविष्य में नियमित ग्राहक बने। यह अच्छी खबर थी। 342, 352, 3 छक्के, 3 छक्के, 3 छक्के बहुत मुश्किल हैं। एमी ने उदास चेहरे से मेग की तरफ देखा। ये 5वीं बार था जब वह गुणन तालिका याद नहीं कर सकी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ठीक है, फिर आप आज 355 तक याद कर सकते हैं। एमी पहले से ही बहुत अच्छी है। बहुत से बच्चे अपने पहले प्रयास में पहला कॉलम पूरा नहीं कर सकते। बाकी आप कल याद कर सकते हैं। इसे चरण दर चरण करना सबसे अच्छा है। मेग ने गुणन तालिका को हटा दिया और एमी के बालों को एक मुस्कान के साथ रगड़ दिया। इससे उन्हें अपने पिछले जीवन में देखे गए एक वीडियो की याद आ गई जिसमें एक छोटी लड़की गुणा तालिका याद करते हुए रोई थी। निश्चित रूप से वे एक ही उम्र के थे और उनकी परेशानियां भी एक जैसी थीं। वास्तव में एमी, जिसने सोचा था कि उसे डांटा जा रहा था, मेग की बातें सुनी और उसकी आंखें फिर से चमक उठी।
पिता ने वास्तव में कहा था कि वह अन्य बच्चों से बेहतर थी। बेशक ये सच है। मैंने आपसे कब झूठ बोला है? मेग ने एमी की आंखों में देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, पिताजी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी मैं कल याद कर लूंगा। एमी ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान आ गई। वह अब और अधिक आश्वस्त थी। मेग ने गुणन तालिका को काउंटर के पीछे रख दिया। भोजन का समय हो गया था और कोई भी भोजन करने नहीं आएगा। एमी के गंदे बालों को देखते हुए वह दरवाजे पर चला गया, ओपन फॉर बिजनेस साइन फ्लिप किया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर उसने एमी का नन्हा हाथ लिया और कहा, चलो चलते हैं। पापा तुम्हारे बाल धोएंगे और नहलाएंगे। तुम एक साफ सुथरी परी बन जाओगी। क्या हमें कुछ गर्म पानी उबालने और लकड़ी की बाल्टी लाने की जरूरत है? एमी ने मेग की तरफ देखा और पूछा। नहीं, ऊपर एक पानी का पाइप है जो सीधे गर्म पानी डालता है। यहाँ एक बाथटब भी है। मेग मुस्कुराया और सिर हिला दिया। क्या ये रसोई में नल की तरह है? एमी ने आश्चर्य से पूछा। जिस चीज को उसके पिता नल कहते थे वह बहुत जादुई थी। घुमाने से ही साफ और मीठा पानी निकलेगा। ये जादू जैसा था। हाँ यह है। जब वे ऊपर गए तो मेग ने सिर हिलाया और अपना छोटा सा हाथ पकड़ लिया। एमी ने अभी इस दुनिया को समझना शुरू ही किया था, इसलिए वह केवल घर की आधुनिक चीजों के बारे में उत्सुक थी और बहुत अधिक विवादित महसूस नहीं करती थी। एमी, जो पहली बार बाथटब देख रही थी, जल्दी से इसकी अभ्यस्त हो गई। वह बाथटब में बैठी और अपने पैरों को फड़फड़ाया, अपने हाथों में सफेद झाग पकड़े और खिलखिलाती रही। उसने मेग को देखा और खुशी से कहा, पिताजी, ये बाथटब बहुत मजेदार है और इन बुलबुले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, ये स्नान के लिए जेल है। अब मेरे हाथों में शैम्पू है। यह आपके बालों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे धोने के बाद आपके बाल बहुत साफ और सुगंधित होंगे। मेग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अनाड़ीपन से शैम्पू को अपने हाथों से एमी के बालों पर रगड़ा और धीरे से कहा, अच्छे बनो और अपनी आंखें बंद करो। अगर शैम्पू तुम्हारी आंखों में चला गया तो ये बहुत असहज होगा। ठीक है, एमी पिता की तरह सुगंधित बनना चाहती है। एमी ने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। मेग ने एमी के बालों को धीरे से सहलाया। हालांकि उसकी हरकतें थोड़ी अनाड़ी थीं, लेकिन वह बहुत सतर्क था। उसने सावधानी से बालों के गुच्छों को अलग किया जो आपस में चिपके हुए थे। दरअसल, एमी के बाल काफी चिकने थे।